आप सभी का मेरे YouTube चैनल गणित ज्ञानशाला पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो सबसे पहले तो जैसा आप लोगों ने अपने मैसेज के माध्यम से मुझे बता दिया था कि भाई गणित का जो हमारा मॉडल पेपर रहा था वो बहुत हिट रहा, लगभग केवल 2 नंबर के प्रश्न को छोड़ दिया जाए तो वो हमारे तरीके का नहीं था, थोड़ा सा भिन्न था। बाकी का 78 नंबर का पूरा पेपर, 80 में से 78 का पूरा पेपर हमारे मॉडल पेपर के अनुसार आया था। आप प्रश्न के क्रमांक, एक एक प्रश्न के क्रमांक सहित आप चेक कर लीजिए। आप वीडियो को उठाइए और देखिए, ग्राफ वाला 8 नंबर का एज इट इज, संख्या भी कोई चेंज नहीं हुई थी। दूसरी आप देखिए गुणन से पहले वाला 23वां प्रश्न देखिए, बिल्कुल एज इट इज वही गुणनखंड और वही गुणनखंड करके भाग देना, अथवा वाला भी प्रश्न वही था जो हमारा था। 24वां प्रश्न वही समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकलवाया, बेलन का आयतन, है ना, वही सब कुछ थे। आप किसी भी 19वां प्रश्न देखिए, 18, आप प्रश्न क्रमांक सहित आप देखिए, पूरा पेपर ब्लूप्रिंट के आधार पर आया था, इसलिए हमारा वो जो तुक्का है वो भी फिट बैठा। कुल मिला के ना, जिस कायदे के, जिस हिसाब के प्रश्न हमने रखे, देखिए एक प्रश्नावली में 8-10 तरीके के सवाल होते हैं, लेकिन हमने जो चुना वही परीक्षक की सोच निकल आई, तो ये आपका भाग्य कहा जाएगा। तो आप देखिए, हम विज्ञान का, देखिए 3-4 दिन से मैं विज्ञान पर कार्य कर रहा था। मैंने कई बार प्रश्नों को बदला कि भाई नहीं यार ये आ सकता है, नहीं ये आ सकता है। अब देखते हैं, ये तो कल आपको पता लग जाएगा कि इसमें से कितने प्रश्न आते हैं। पर पेपर पूरी तरह से मन लगाकर मैंने बनाया, और हाँ, पेपर के प्रश्नों को ही ध्यान से नहीं देखना है, मेरी कही गई बातों को भी ध्यान से सुनना है, क्योंकि कक्षा 10 के विज्ञान के पेपर में लगभग 8 से 10 नंबर के प्रश्न तो वो आ गए थे जो मैं किसी भी प्रश्न को कराते समय अतिरिक्त बताता हूं। हर प्रश्न के बारे में मैं कुछ ना कुछ आपको बताऊंगा। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि ये लिखा हुआ प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हो वही आए। मेरे द्वारा कहे हुए वाक्य या सेंटेंस वो भी प्रश्न के रूप में आ सकते हैं। मैं यहां के बाद आपको कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जो पेपर से संबंधित ना हो, केवल प्रश्न और केवल प्रश्न। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। जैसा आप जानते हैं, आपको पहले प्रश्न संख्या 1 से लेकर 8 तक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न मिलते हैं, जिनका क्रमांक ABCD में से या आवा सादा में से आपको अपने दी गई उत्तर पुस्तिका, वही तो आपकी प्रश्न पत्र का है, वही उत्तर पुस्तिका है, वही कॉपी है, वही प्रश्न पत्र है, उसी में लिखना होता है। हाँ, एक बात और बता दूं, सबसे पहले प्रश्न को हल करने से पहले और उसके लिए निर्धारित स्थान कितना है वो देख लेना। बच्चे बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। कल कई बच्चों की शिकायत, जब मैं पेपर ले रहा था बच्चों के वहां स्कूल में, तो बड़ी शिकायत आई थी कि सर, जैसे एक प्रश्न आया था ना कि 10,000 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर लिखिए। अब उसमें केवल 4 लाइनें दी गई थी। अब बच्चा उसमें से चक्रवृद्धि ब्याज निकाले, साधारण ब्याज निकाले और अंतर निकाले। सूत्रों को भी अगर लिखना चाहे तो भाई उसके लिए कम से कम 8 से 10 लाइन चाहिए थी। और उस, अब पेपर सेटर की गलती नहीं है, ये जो प्रेस वाले होते हैं ना, इसको प्रिंटिंग करते हैं, वो गड़बड़ कर जाते हैं। उन्होंने केवल 4 नंबर का प्रश्न दे के 4-5 लाइन छोड़ दी, तो वो प्रश्न उसमें नहीं हो रहा था। तो फिर बच्चों ने क्या किया, अब इनकी वो बच्चों ने भाई सूत्र, किसी ने सूत्र नहीं लिखा होगा, किसी ने कुछ नहीं किया होगा, तो ऐसे स्थिति बन जाती है। तो आप देख लेना कि आपको कितना बड़ा उत्तर लिखना है और उसके लिए कितना निर्धारित स्थान है। ठीक है भाई, क्योंकि विज्ञान और गणित में कभी कभी ऐसा होता है कि आपके 4 नंबर के प्रश्न हो सकता है छोटे आ जाएं और 2 नंबर वाला प्रश्न बड़ा आ जाए, तो उसको आप देख लेना उसके हिसाब से। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। आप देखिए भाई, पहला प्रश्न, मैं थोड़ा सा कलर इसमें चेंज कर देता हूं। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस माध्यम में होता है? ध्यान रखना भाई, ध्वनि का वेग सर्वाधिक ठोस में होता है। सबसे ज्यादा तो किस में होता है? ठोस में। और जैसे ही हम ठोस से कहां आते हैं? द्रव, और द्रव से कहां आते हैं? गैस, और गैस से कहां आते हैं? निर्वात, तो ध्वनि का वेग कम होता जाता है, इधर की साइड कम होता जाता है। इसका मतलब ठोस में सबसे ज्यादा, उससे कम द्रव में, सबसे कम गैस में होता है। ध्वनि का सबसे
कम वेग का होता है गैस में, और निर्वात में तो ध्वनि तरंगें संचरित होती नहीं। इसका मतलब अगर हम चंद्रमा पे पहुंच जाए, वहां हवा नहीं है, निर्वात है, तो वहां हम एक दूसरे की बातों को सुन भी नहीं सकते। ठीक है भाई, तो ध्वनि तरंगें निर्वात में संचरित नहीं होती। ये भी पूछ सकता है कि ध्वनि तरंगें कहां संचरित नहीं होती? निर्वात में। ठीक है भाई, तो निर्वात में संचरित नहीं होती। अब देख लीजिए, मैंने प्रश्न एक था, कितनी चीजें बता दी। तो इसी प्रकार आप ध्यान से सुनना, पूरा पेपर ढंग से मनन करके जाना भाई। पृथ्वी के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? केंद्रीय भाग को आंतरिक क्रोड़ कहते हैं भाई। और पृथ्वी का जो आंतरिक तापमान है वो लगभग 5700 सेंटीग्रेड है। बहुत, जैसे सूर्य का तापमान है ना बाह्य, उतना ही तापमान है। और इसमें लोहा और निकिल भरा हुआ है पिघली हुई अवस्था में, क्योंकि इतना तापमान होगा तो ये लोहा और निकिल भी पिघल जाएंगे। कभी कभी जब आपने सुना होगा कि ज्वालामुखी जब फटता है तो लावे के साथ, अग्नि के साथ पिघली हुई अवस्था में लोहा और निकल निकलता है और वो दूर दूर तक फैल जाता है। ज्वालामुखी फटते समय इसके साथ काफी मात्रा में राख और ये भी निकलती हैं। ठीक है भाई, अब चलना अगले प्रश्न में। तीसरा प्रश्न देखिए, रसोई घर में उपयोग में ली जाने वाली गैस का नाम एलपीजी है। क्या है? एलपीजी। ठीक है, इसका ऐसे भी प्रश्न आ सकता है, एलपीजी का पूरा नाम है। देखिए, एल का मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो इसको हिंदी में क्या कैसे कहेंगे? द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। ध्यान रखना भाई, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का पूरा नाम। ठीक है, ऑप्शन आ जाएगा। इसका उपयोग कहां करते हैं? घरों में, रसोई में करते हैं ना, आपकी मम्मी करती हैं। अगला प्रश्न देखिए, रेशम से कांच की छड़ को रगड़ने पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? देखिए, जैसे मान लीजिए ये कांच की छड़ है, इसको एक रेशम का टुकड़ा मेरे हाथ में है, इसको ऐसे रगड़ूंगा तो क्या होगा कि कांच की छड़ के इलेक्ट्रॉन और रेशम पर आ जाएंगे। ध्यान रखना भाई। देखिए, हर वस्तु में, चाहे वो चालक हो चाहे कुचालक हो, उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। कांच की छड़ को जब मैंने रेशम के टुकड़े से रगड़ा, इस तरह से रगड़ा, मान लीजिए मेरे हाथ में ये रेशम, चलिए ये बता देता हूं, ये रेशम का टुकड़ा मान लेते हैं, ये कांच की छड़ है। इस तरह से अगर मैंने रगड़ा तो कांच की छड़ के इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर आ जाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इलेक्ट्रॉन जो दान करता है, वो धनावेशित होता है। ध्यान रखना, देने वाला तो धनी होगा ना। दे कौन रहा है इलेक्ट्रॉन? कांच की छड़। तो कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है। और कौन ले रहा है इन त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों को? रेशम का कपड़ा। और जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, किसी की दी हुई चीज को ग्रहण करेगा, वो ऋणी हो जाता है। तो ध्यान रखना, कांच की छड़ धनावेशित होगी, रेशम का कपड़ा ऋणावेशित होगा। तो मैं लिख देता हूं, कांच की छड़ कैसी होगी? धनावेशित होगी। ठीक है, इस प्रक्रिया में। और रेशम का कपड़ा ऋणावेशित होगा। क्यों? क्योंकि कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन दे रही है, देने वाला धनी व्यक्ति होगा। ठीक है, और लेने वाला ऋणी है, कर्ज वाला है भाई, ऋणी, तो ऋणावेशित होगा। याद हो जाएंगे ना। तो अभी इसमें देखिए, प्रश्न में थोड़ी सी कमी थी। रेशम से कांच की छड़ को रगड़ने पर कांच की छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? कांच की छड़ पर कौन सा आवेश होगा? धनावेश। और अगर इसी प्रश्न को ऐसे पूछता, रेशम की जो कपड़ा है उस पर क्या आवेश उत्पन्न होगा, तब आंसर लिखते हैं हम ऋणावेश। ठीक है भाई। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम। देखिए, प्रश्न में गड़बड़ है। सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें, देखिए ग्रंथि दो तरह की होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्य स्रावी ग्रंथि। ठीक है, जिनमें नलिकाएं होती हैं हार्मोन निकालने के लिए, वो कहलाती हैं बाह्य, और जिनमें नलिका विहीन, वो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, क्योंकि इनमें नली नहीं होती। ये अपने द्वारा निकाले गए हार्मोन को सीधे हमारे रक्त में मिला देती है। कौन? अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो देखिए, एक अंतर बता दिया ना मैं, बाह्य स्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथि में क्या अंतर होता है? बाह्य स्रावी ग्रंथि में नलिकाएं होती हैं, नसें होती हैं, लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथियों में नसें या नलिका नहीं होती। ये अपने द्वारा निकाले गए हार्मोन को सीधे कहां मिला देती हैं? रक्त में मिला देती हैं। जब सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम पूछे तो वो लिवर है, लेकिन ये प्रश्न में शायद अंतःस्रावी ग्रंथि पूछ रहा है।
देखिए आपकी किताब में या ये पूर्ण नहीं है, ठीक है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि जो सबसे बड़ी है वो है थायराइड, क्योंकि ये समूह होता है थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि का। तो इसमें कहां है भाई थायराइड, ये ग्रंथि है। अब ये भी पूछ सकता था कि थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है भाई, थायरॉक्सिन, जिसमें किसकी मात्रा होती है, आयोडीन की। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, गलगंडिया घेंगा हमारे, क्योंकि थायराइड ग्रंथि होती है गले में। और अगर थायराइड ग्रंथि खराब हो जाए, है ना, बहुत बार कहते हैं ना थायराइड की जांच करा लो भाई, तो उसमें थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं निकलता है, तो इंसुलिन आयोडीन की कमी हो जाती है, और आयोडीन की कमी से गलगंडिया घेंगा, यहाँ गर्दन सूज जाती है, रोग हो जाता है। इसी तरह पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि से पिट्यूटराइन हार्मोन निकलता है, ठीक है, जिसकी कमी से व्यक्ति बौना हो जाता है और अधिकता से दानवाकार हो जाता है। कई व्यक्ति तो आप देखेंगे बहुत लंबे हो जाते हैं, इसका मतलब उसकी पीयूष ग्रंथि बहुत ज्यादा सक्रिय है। और कोई व्यक्ति बौना हो जाए, इसका मतलब उसकी पीयूष ग्रंथि सक्रिय नहीं है। और ये मास्टर ग्रंथि भी है भाई पीयूष ग्रंथि, क्योंकि ये अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों पर अपना नियंत्रण रखती है। ये है, प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि हमारे शरीर में पाए जाने वाली अंतः ग्रंथियों के नाम लिखिए, बड़े प्रश्नों में 8 नंबर में या 4 नंबर का प्रश्न ये पूछ सकता है, ठीक है भाई। इसी तरह एड्रिनल ग्रंथि से एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, करो या मरो का हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, करो या मरो का, क्योंकि जैसे ही हम कोई गुस्सा आता है एकदम से एड्रेनलिन हार्मोन निकल जाता है, ठीक है भाई, और हमारे चेहरा लाल हो जाता है एकदम से। तो भाई ऐसे थाइमस है, ये हृदय के नीचे बिल्कुल बगल में होती है, तो ये आप देख लेना भाई। अब भूकंप की तीव्रता को मापने वाले पैमाने का नाम, भूकंप की तीव्रता जिस पैमाने पर नापी जाती है उसको रिक्टर पैमाना कहते हैं। भाई देखते ना कि आज इतने तीव्रता का भूकंप आया, 5.6, 5.8, ठीक है, 5.5 से ज्यादा रिक्टर पैमाने पर अगर कोई भूकंप आता है तो वो हमारे लिए बहुत हानिकारक या घातक सिद्ध होता है, ध्यान रखना। और भूकंप को नापने वाला या मापने वाला उपकरण कौन सा है भाई, उपकरण का नाम पूछता तब आप क्या लिखते बंधु, उपकरण है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ तो है ना, एक में कितने कितने प्रश्न बता रहा हूं मैं। भारत का प्रथम आरक्षित वन है, भारत का प्रथम जो आरक्षित वन था वो सतपुड़ा टाइगर, ठीक है, रिजर्व था। मतलब जहां टाइगर की कमी को, जैसे अलवर में है ना हमारे राजस्थान में सरिस्का टाइगर अभयारण्य, इसी तरह जो भारत का सबसे पहला जो आरक्षित वन था वो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान था, जिसमें टाइगर को रिजर्व किया गया था। मतलब रिजर्व का मतलब संरक्षित किया गया था, क्योंकि इनकी जो टाइगर की जो संख्या है वो लुप्त होती जा रही थी, ठीक है। जैसे सरिस्का में अभी बाहर से लाके टाइगर छोड़े गए थे क्योंकि ये लुप्त होते जा रहे थे। आपने पढ़ा है ना कि संकटापन्न और लुप्त ऐसे जंतु जिनकी संख्या निरंतर कम होती जा रही, वो संकटापन्न है, अर्थात खतरा है कि भविष्य में वे कहीं लुप्त ना हो जाएं, ऐसे जंतुओं को बोलते हैं संकटापन्न। और जो लुप्त हो गए अर्थात जो जिनकी संख्या खत्म ही हो गई है, निम्न में से खरीफ की फसल, खरीफ की फसल देखिए, खरीफ और रबी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ऐसी फसल जो जून जुलाई में अर्थात बरसात के मौसम में बोई जाती, ध्यान रखना, ऐसी फसलें जो जून जुलाई अर्थात बरसात के मौसम में बोई जाती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम खरीफ की फसल बोलते हैं। जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, ठीक है। खरीफ की फसल कौन सी है, ज्वार, बाजरा, मक्का, ठीक है, ये सब खरीफ की फसल है। ये कब बोई जाती हैं, जून जुलाई में भाई, बरसात के मौसम में। और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती हैं, सितंबर। और रबी की फसल, रबी की फसल ध्यान रखना भाई, रबी की जो फसल होती है की फसल बोई जाती है कब, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, है ना। अर्थात सर्दी की जो फसल कह सकते हैं इनको, इनमें गेहूं, जौ, चना, मटर, ये सब किसकी हैं, रबी की फसल है भाई। तो अब खरीफ की पूछ रहा है, इसमें देख लीजिए बाजरा आ जाएगा, बाकी के गेहूं, जौ, चना ये सब रबी की फसल है, ठीक है। तो
अब समाप्त हुआ एक एक नंबर का मामला। अब आते हैं दो दो नंबर का मामला। निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गेहूं की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। मतलब गेहूं की फसल अगर हम बोना चाह रहे हैं, उगाना चाह रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, क्रम से आप बताइए भाई। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आप देखना भाई, फसल को भंडार गृह में भेजना ही तो लास्ट में करना पड़ेगा। सिंचाई नहीं भाई, सिंचाई बीच में करना पड़ेगा। कटाई, बुआई, मिट्टी को तैयार, देखिए सबसे पहले हम मिट्टी को तैयार करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिट्टी को तैयार करेंगे भाई। तो देखिए मैंने क्रम लिख दिया है। सबसे पहले मिट्टी को तैयार किया जाएगा, नंबर 1। उसके बाद उस तैयार की गई मिट्टी में गेहूं को बोया जाएगा। फिर बुआई करने के बाद गेहूं उगाएंगे, तब उनमें हम खाद देंगे भाई, ठीक है। और खाद देकर हम क्या करेंगे, फिर सिंचाई करेंगे, ठीक है। सिंचाई कई बार करने के बाद जब फसल पक जाएगी तब उसकी हम कटाई करेंगे। कटाई के पश्चात जब दाने निकल आएंगे तब उनका हम भंडार करेंगे भाई, ठीक है। तो ये लास्ट पद होगा। तो ये क्रम आपको याद होना चाहिए बंधु। अब प्रश्न संख्या 10। अब देखिए प्रश्न संख्या 10 सूक्ष्म जीव वाले पाठ अर्थात चैप्टर 2 से आएगा। ये भी 2 नंबर का आने वाला है भाई। अब इसमें मैंने 2 प्रश्न लिख दिए, इनमें से कोई एक आ जाएगा संभवतः, ठीक है। गारंटी किसी चीज की नहीं होती बेटी, ये बात ध्यान रखना कि मैं आपकी मदद के लिए ये वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। कुछ बच्चों ने बहुत अनुरोध किया था, क्योंकि कुछ बच्चों जो कक्षा 8 से मेरे साथ जुड़े हुए थे और अब के मैंने लगभग संस्कृत को छोड़कर सारे विषयों का पेपर उनको बनाया, बहुत अच्छे प्रश्न उनके आए। तो उनमें से कुछ के भाई या रिश्तेदार थे, तो उनके कहने पर मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। आप सही मानसिकता से इस वीडियो को देखें। कुछ बच्चे पता नहीं कैसी मानसिकता है। एक बच्चे ने तो कमेंट किया, सर आपके गणित के मॉडल पेपर से, कक्षा 8 वाले ने, तो आप देख लीजिए जाके कि सर 3 ही प्रश्न आए हैं। क्या आदमी है वो। अरे किसी की प्रशंसा नहीं, मैं कब कह रहा हूं मेरी प्रशंसा कीजिए आप, मुझे ना प्रशंसा की कोई जरूरत है। पर उसमें से जब सारा पेपर आया है तो मैं केवल 3 प्रश्न देखे, इसका मतलब या तो आप में अकल नहीं है, या आपकी आंखें सही नहीं है, या आप पेपर को आपने करके ही नहीं आए, आपको जानते ही नहीं है। यार मामूली सी संख्या हो सकता है 4P की बजाय, जैसे मूल पेपर में 4P आया हो तो मैंने मॉडल पेपर में 7P लिख दिया, ऐसे अंतर आया था। उसी क्रमांक का 13 का जो आपकी, आप देखना 13 में रिक्त स्थान की पूर्ति आई तो 13 में ही मेरे में आई थी, वही रिक्त स्थान की पूर्ति थी, वही सत्य असत्य थी, और वही जो मिलान वाला था ना, वही प्रश्न थे, वही प्रश्न थे जो मेरे मॉडल पेपर में थे। आप देख लीजिए डला हुआ है, और फिर ऐसे कमेंट करते हो आप, तो थोड़ा सा दुख होता है। आप लाइक सब्सक्राइब तो करोगे नहीं मुझे पता है, लेकिन ऐसे नेगेटिव कमेंट करोगे। एक बच्चे ने कमेंट किया था, सर आपने सूत्र गलत लगाया था, कोई 19वें सवाल। अरे भाई कम से कम ये तो देख लो किससे कह रहे हो आप। मैं ये नहीं कह रहा, मैं गलती नहीं करता, पर ऐसी गलती भी करूंगा क्या मैं, कि क्या इतना नहीं जानता है। मैंने बताया था यार, मूल चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र निकालते समय आप कैसे भी सूत्र को लिख दीजिए, मूलधन 1 प्लस दर, है ना, घात समय, ऐसे लिख दीजिए। क्योंकि दर किस में होती है, प्रतिशत में होती है, तो प्रतिशत का निशान हटाने के लिए बटे 100 किया जाता है। इसलिए इस सूत्र को चाहे तो ऐसे लिखिए, चाहे ऐसे लिखिए कि मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 घात समय, ऐसे लिख दीजिए। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, 100 लघुत्तम लेके सीधे सीधे सूत्र क्या लगा दें, मूलधन गुणा 100 प्लस दर बटे 100 घात समय, ठीक है। अब मैंने डायरेक्ट ऐसे लगा दिया तो लड़का कमेंट में लिख रहा है, सर आपने सूत्र गलत लगाया। अरे यार थोड़ी सी अकल रखो, जो मैंने समझाई है ढंग से और फिर भी कमेंट कर रहे हो, इसका मतलब ध्यान से ना तो आप सुनते हो और अनावश्यक कमेंट करते हो। तो ऐसी कमेंट भाई मेरा दिमाग खराब करने के लिए ना करें, ध्यान से सुने, आगे पीछे देख लें। गलती मैं कर सकता हूं, मानता हूं, पर यार ऐसे नहीं। गलती स्वीकार मैं बिल्कुल कर सकता हूं, मैं कोई रोबोट थोड़ी हूं, या कोई कोई इतनी बड़ी मेरी बुद्धि है। पर इंग्लिश, गणित, विज्ञान जैसी विषयों में गलती सामान्यतः नहीं करूंगा मैं, ठीक है। और में हो सकती है, मानता हूं मैं, सामाजिक ज्ञान है और विषयों में हो सकती है, इनमें नहीं होगी यार। चलिए बहुत भाषण हो गया। 10वां सवाल देखिए, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं। देखिए सूक्ष्म जीवों को 4 समूह में वर्गीकृत किया जाता है। नंबर 1 भाई
बैक्टीरिया, ध्यान रखना, सूक्ष्म जीव जो हमारी नंगी आंखों से दिखाई ना दें, अर्थात जिन्हें देखने के लिए आपको विशेष प्रकार के लेंस या सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़े, वो सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। अब वो बैक्टीरिया हैं, कवक हैं, प्रोटोजोआ है और कुछ शैवाल हैं। तो 4 भागों में सूक्ष्म जीवों को वर्गीकृत किया है। कौन कौन से? बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ और कुछ शैवाल। याद रहेगी ना? चलते हैं। अब मैंने 10वां प्रश्न दूसरा भी लिख दिया है। यार इसको ना पूछे तो हो सकता है इसको पूछ ले कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्तरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखे। देखिए, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक है। एक तो तरीका ये कि जब बरसात होती है ना, तो वायुमंडल की नाइट्रोजन घुल के पानी के साथ जमीन पर आ जाती है और पेड़ पौधे उसको ग्रहण कर लेते हैं। दूसरा, अगर बरसात ना हो तो सिंचाई के समय हम यूरिया में 18% यूरिया जो खाद देते हैं ना, उर्वरक देते हैं, उसमें नाइट्रोजन होती है, उसको देना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जैसे चना है, मटर है, इनमें क्या है, इनकी जड़ों में कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जो वो राइजोबियम, देखो मैंने लिखा भी है राइजोबियम, ये लिखा हुआ। और कुछ नील हरित शैवाल हैं जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्वयं ग्रहण करते रहते हैं और नाइट्रोजन की पूर्ति, तभी तो चना की फसल में कोई यूरिया खाद नहीं देता है, क्योंकि उनकी गांठों में जो जड़ों की गांठों में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं ना, राइजोबियम, ये ऑटोमेटिक वायुमंडल की नाइट्रोजन को ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए फसल को बदल बदल कर बोने का रिवाज है। गेहूं के जैसे एक साल हमने गेहूं बोली अपने खेत में, तो अगले साल उसमें चना बोएंगे, उससे खेत में पोषक तत्वों की कमी दूर हो जाती है। ठीक है भाई, तो देखिए ये क्या करते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण कर सकते हैं। बाद में इन्हें नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित करके पौधों द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण के लिए उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लेना। 11वां प्रश्न देखिए, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने से क्या लाभ है? भाई देखिए, सीएनजी का प्रयोग सामान्यतः हम बस, कार, ट्रक इनमें करते हैं। ठीक है, डीजल, पेट्रोल के, क्योंकि डीजल और पेट्रोल काफी प्रदूषण फैलाते हैं और इनकी जो धुआं निकलती है ना डीजल पेट्रोल वाले वाहनों से, उनमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं जो हवा को प्रदूषित कर रहे हैं। और हवा जब प्रदूषित होकर ऊपर जाएगी तो वर्षा होते समय ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये सब जमीन में आएंगे अम्ल के रूप में। तो पानी जो बरसेगा वो खतरनाक बरसेगा, अम्लीय पानी होगा, और ऐसी वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं जो जनजीवन के लिए बहुत नुकसानदायक है। इमारतों को खराब कर रही है, ताजमहल जैसी इमारतों को जो संगमरमर से बनी हुई है उनको पीला कर रही है, भूमि की उर्वरक क्षमता को कम कर रही है। अम्लीय वर्षा आपके कोर्स में है इसलिए बता रहा हूं, और एक कक्षा 10 में भी है। ठीक है, तो देखिए सीएनजी, अब मैं पहले एक बात बता देता हूं, हो सकता है ये प्रश्न ये से आ जाता कि सीएनजी और एलपीजी का पूरा नाम लिखिए। भाई सीएनजी का पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड, सी का मतलब कंप्रेस्ड, एन का मतलब नेचुरल और जी का मतलब गैस, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब आप कहेंगे सर आप तो ज्यादा अंग्रेजी जान रहे हो, चलिए हिंदी में लिख देता हूं यार। तो सी का मतलब संपीड़ित, कैसे याद रखेंगे? सी का मतलब संपीड़ित, कंप्रेस किसी चीज को दबाना, गैस को इतना दबाया जाता है कि वो द्रव अवस्था में आ जाती है। ठीक है, तो संपीड़ित। एन का मतलब नेचुरल, नेचुरल का मतलब होती है भाई प्राकृतिक, प्राकृतिक, और गैस की हिंदी तो गैस ही है भाई। तो सीएनजी को बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। एलपीजी अभी बताई थी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, अर्थात द्रवीकृत, इसको भी दबा के द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। आपको पता ही है भाई एलपीजी का उपयोग कहां करते हैं? घरों में खाना पकाने के लिए। और संपीड़ित सीएनजी का प्रयोग करते हैं कहां? वाहनों में ईंधन के रूप में, वाहनों में ईंधन के रूप में। ठीक है भाई, अब देखिए ईंधन के रूप में इसका उपयोग करने के क्या लाभ है भाई? कि चलिए लाइट चली गई भाई, थोड़ा सा मैं
और अंधेरा हो गया है, ये लाइट खोल दीजिए भाई। और इन्वर्टर से एक ही चल रहा था, तो चलिए अब हम शुरू कर देते हैं। तो इनका ईंधन के रूप में क्या लाभ है? एक तो इनका उपयोग वाहनों में गैर प्रदूषणकारी ईंधन के रूप में किया जा सकता है। ठीक है, पेट्रोलियम जो पदार्थ हैं भाई, जैसे डीजल, पेट्रोल, ये काफी प्रदूषण अभी मैंने बताया था फैलाते हैं। इसी तरह अगर एलपीजी का प्रयोग ना करके हम लकड़ी का ईंधन के रूप में प्रयोग करें खाना पकाने में, तो कितनी धुआं निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, जिसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, पृथ्वी का तापक्रम बढ़ रहा है। ये भी आ सकता है आपके है कोर्स में कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखना, अगर प्रश्न आ गया तो कहना मत सब लिखा नहीं था, बता तो दिया है ना। अब चलिए, एक तो प्रदूषण कम करती हैं दोनों गैसें, दूसरा एलपीजी और सीएनजी दोनों को संग्रह करना और वहन करना, वाहन नहीं है, बहन है, बहन करना आसान है। एक दूसरे स्थान पर ले जाना बहुत आसान है। एक सिलेंडर लगभग एक सामान्य परिवार के लिए 1 महीने तक चल जाता है। ठीक है, 8-10 किलो गैस ही। इन ईंधनों में प्रति इकाई आयतन अधिक ऊर्जा होती है। आप 8 किलो वजन की लकड़ी लीजिए और 8 किलो एलपीजी लीजिए। 8 किलो लकड़ी से आप एक दिन का खाना नहीं बना पाएंगे, जबकि वो महीने भर चल जाती है। तो इनमें प्रति इकाई आयतन ऊर्जा ज्यादा होती है एलपीजी और सीएनजी में। एलपीजी का उपयोग घरों और कारखानों में आसानी से होता है, पता ही है आपको। ये अब तो आसानी से उपलब्ध है, कीमत भी डीजल, पेट्रोल और या ईंधन की तुलना में इनका कम है। और एलपीजी और सीएनजी दोनों में जलने के बाद लगभग कोई राख के कण नहीं बनते। इनमें से जो आपको 4 याद रह जाएं उनको लिख देना। ठीक भाई, अब चलते हैं 12वें प्रश्न पर। यहां 12वां प्रश्न भी 2 नंबर का ही आएगा। हम घर्षण को कैसे कम कर सकते हैं? देखिए, घर्षण कहीं तो बहुत ज्यादा लाभप्रद है, अर्थात वो हमें लाभ के लिए हमारा मित्र है घर्षण। क्यों? अगर घर्षण नहीं होता तो हम चल नहीं पाते, घर्षण नहीं होता तो वाहन, ट्रक, ड्राइव, जो आपके ट्रक है, हवाई जहाज है, मतलब हवाई जहाज जो जमीन पर चलते हैं उस समय की बात कर रहा हूं, हवा में नहीं, और आपके जितने भी वाहन है वो नहीं चल पाते, क्योंकि सड़क और उसके बीच घर्षण बल लगता ही नहीं है। घर्षण नहीं होता तो हम खा नहीं पाते, भोजन को चबा नहीं पाते। घर्षण नहीं होता तो मैं इस पेन की सहायता से मेरे आईपैड पर लिख नहीं पाता। ठीक है, घर्षण नहीं होता तो आप चक्की नहीं चला पाते, ट्यूबवेल नहीं चला पाते, कुछ भी कार्य नहीं कर पाते। तो घर्षण तो इतना लाभप्रद है, लेकिन शत्रु भी है, क्योंकि घर्षण के कारण ही हमें हमारे जो जूते हैं वो फट जाते हैं, घिस के, टायर हैं वो घिस जाते हैं। घर्षण के कारण ही जो आपके वाहन खरीदते हैं, लाखों रुपए की जो वाहन है, उनके कलपुर्जे घिस जाते हैं। ठीक है, तो अब भाई ये घर्षण जहां जरूरी नहीं हो, इसको कम कैसे करें? तो घर्षण को कम करने के लिए 2 सतहों पर तेल या ग्रीस लगाकर घर्षण को कम किया जाता है। तभी आप देखे होंगे कि आपकी मोटरसाइकिल की जो चेन होती है उसमें तेल लगाया जाता है। इनके इंजनों के अंदर तेल डाला जाता है, जिसको मोबिल बोलते हैं, घर्षण को कम करने के लिए। तो तेल लगाया जाता है या ग्रीस लगाया जाता है। कुछ विशेष प्रकार की जो महंगी मशीनें होती हैं, उनके घर्षण को कम करने के लिए ग्रेफाइट को शुष्क स्नेहक के रूप में, तेल या ग्रीस को क्या बोलते हैं? स्नेहक, चिकनाई पैदा करने वाला। तो उनमें किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का शुष्क स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा पॉलिश द्वारा खुरदरी सतह को इकसार करके घर्षण को कम किया जा सकता है। घर्षण वहीं ज्यादा लगता है जहां खुरदुरी सतह हो, चिकनी सतह पर घर्षण कम लगता है। तो पेंट करके, पॉलिश करके भी खुरदुरी सतह को स्मूथ बनाया जा सकता है, चिकनी बनाया जा सकता है, और चिकनी सतहों पर घर्षण कम लगता है। इसलिए सड़क ना पर आसानी से चल पाते हो, लेकिन बर्फ पर चले या शीशे पर चले नहीं चल पाओगे। स्पाइक्स के जूते क्यों पहनते हैं खिलाड़ी जो फास्ट बॉलर हैं? जिससे उनके पैर और अर्थात जूते और जमीन के बीच घर्षण ज्यादा हो, वो स्लिप ना हो। ठीक है, पढ़ लेना। मशीनों में बाल बेरिंग का प्रयोग किया जाता, अभी बताया ना मैंने। स्नेहक ग्रेफाइट पाउडर का उपयोग परिष्कृत मशीनों के पुर्जों में किया जाता है। परिष्कृत मतलब जो बहुत महंगी हैं, अच्छी क्वालिटी की मशीनें, उनमें मोबिल का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि ये धूल को आकर्षित करती है। वहां शुष्क या ग्रेफाइट पाउडर का
प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई, इनको आप पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, मर्जी जैसे आप पढ़ना चाहें। 13वां प्रश्न देखिए, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के शब्दों से कीजिए। पहले पार्ट से लिया गया है। ठीक है भाई, खरीफ की फसल अभी बताया था। खरीफ की फसल कौन सी होती है भाई? जो जून जुलाई में बोई जाती है। ज्वार बाजरा मक्का, तो ज्वार बाजरा मक्का कहाँ है? और धान, ये भी आ गए भाई, ये रही ना धान। तो ये तो हो गई भाई, तो यहां लिख देंगे भाई पहले का जो संबंध है वो ई से है। आप इस तरह से लिख के आ जाना, या फिर इस तरह से तीर का निशान बना के आ जाना भाई। ठीक है, और मैं चलिए ऐसे लगा देता हूं। फिर देखिए रबी की फसल। रबी की फसल में क्या होता है भाई? रबी की फसल में कहां कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में। गेहूं, जौ, चना, मटर, तो ये रबी की फसल है भाई, ये अर्थात दूसरा। ठीक है, दूसरे में क्या है? डी। इसी तरह तीसरे को देखिए, रासायनिक उर्वरक। अब देखिए उर्वरक दो प्रकार के हो, एक तो जिसको हम प्राकृतिक खाद बोलते हैं, गोबर है ना, या पत्तियों को सड़ा के। दूसरा कृत्रिम विधियों से, जैसे यूरिया है, अमोनियम फास्फेट है ना, और सुपर फास्फेट है। ये सब क्या है? उर्वरक हैं। तो रासायनिक उर्वरक में कौन सा आ गया? यूरिया और सुपर फास्फेट। कार्बनिक खाद, जो पशुओं के अपशिष्ट होते हैं, गोबर मूत्र, ये कार्बनिक खाद कहलाते हैं भाई। तो देखिए तीसरे में बी और चौथे में है सी। ठीक है, इस तरह से आप वहां लिख के आ सकते हो, या आप इस तरह से तीर का निशान लगा के आ जाना। मवेशियों का चारा रह गया। ठीक है, ऐसे भी आ सकता है, मैंने यहां लिख दिया है। खरीफ की फसल धान और मक्का, रबी की फसल गेहूं चना, रासायनिक उर्वरक यूरिया और सुपर फास्फेट, कार्बनिक खाद, ये मैं उत्तर लिख दिया। आप देखिए मैंने, क्योंकि इस पार्ट से आना है, देखना है, अगर ब्लूप्रिंट के हिसाब से पेपर आया तो इसी पार्ट से आना है भाई। अब सुनिए मेरी बात, मैंने कुछ कठिन मिलान करने के लिए यहां रख दिए ये प्रश्न। चार नंबर का मिलान करने के लिए नहीं, वैसे भी आ सकता है 4 नंबर का। इनकी अलग अलग परिभाषा आ सकती है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैंने जानबूझकर ऐसा रख दिया है। आप रंग से रंग मिला लीजिए। रंग मैंने अलग अलग कर दिए हैं। देखिए थ्रेसिंग, थ्रेसिंग क्या होता है? थ्रेसर से बना है। पकी हुई फसल जब कट के आ जाती है, उसमें से दाने निकालने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? थ्रेसिंग। और जिस उपकरण की सहायता से इसको किया जाता है उसको बोलते हैं थ्रेसर। तो देखिए थ्रेसिंग क्या है? ये कलर ढूंढिए कहां है? ये गई भाई 7वां। तो इससे कौन सा मिल रहा है? 7वां मिल रहा है भाई। ठीक है, अर्थात काटी गई फसल से बीजों को अलग करने की प्रक्रिया थ्रेसिंग कहलाती है। याद रहेगी? डन। दूसरी निराई। निराई गुड़ाई कब करते हैं? जब खेत में खरपतवार पैदा हो जाती है। खरपतवार किसे कहेंगे? जब बोई गई फसल के साथ अनावश्यक और अनुपयोगी पौधे उगाते हैं। भाई हमें तो केवल गेहूं चाहिए, अब गेहूं के साथ बथुआ, जई जैसे अनावश्यक पौधे उगाते हैं जो पृथ्वी से उन पोषक तत्वों को गेहूं से पहले ग्रहण कर लेते हैं और फसल जो गेहूं की है वो कमजोर हो जाएगी। मैंने एक उदाहरण दिया। तो बोई गई फसल के साथ जो अनावश्यक पौधे उगाते हैं उनको खरपतवार कहते हैं। अब खरपतवार को तो हटाना होगा, कैसे? निराई और गुड़ाई करके। एक विधि तो ये है जो पहले करते थे कि खुरपा लेकर और अनावश्यक पौधों को काट कर निकाल देते थे, लेकिन आज इतना समय किसके पास है? आज कृत्रिम रसायनों का प्रयोग करके, छिड़काव करके और उनको नष्ट किया जाता है। ठीक है, तो खरपतवार को नष्ट करने की 2 विधि हुई, प्राकृतिक विधि और एक आर्टिफिशियल, जिसको कृत्रिम विधि बोलते हैं। तो निराई किसको बोलेंगे भाई? इसी का कलर देखिए, ये कलर कहां है? ये रहा, खरपतवार को हटाना। निराई क्या कहलाता है? खरपतवार को हटाना खुरपे की सहायता से। ठीक है, तो इसमें है थर्ड, इसका कॉम्बिनेशन थर्ड के साथ है भाई। ठीक,
अब देखिए हार्वेस्टर, हार्वेस्टर ये क्या है भाई? हार्वेस्टर क्या बोलता है, करता है भाई? देखिए मशीन, नहीं तो पहले पार्ट को ढंग से पढ़े ना। हार्वेस्टर क्या है? कटाई की आधुनिक मशीन है। आजकल जो बड़ी बड़ी मशीनें आ रही हैं, कटाई की एक आधुनिक मशीन है, उसको हार्वेस्टर बोलते हैं। देखिए इसका कलर ढूंढिए, ये रहा, ये 5वां। मैंने बताया ना कलर से कलर, बहुत मेहनत कर ले। इस वीडियो को बनाने में आप सोच लीजिए कितनी मेहनत की होगी। मैंने कलर से कलर मिला के लिखा है इसको, ठीक है। अब आप ही सोच लीजिए यार। कॉम्बाइन मशीन, कॉम्बाइन मशीन क्या कहलाती है भैया? कलर से कलर मिलाई, हार्वेस्टर और थ्रेसर का संयुक्त रूप है। बड़ी बड़ी कंबाइन जो मशीनें वो क्या होती हैं, साथ की साथ काटती जाती हैं, तो कटाई की मशीन। और उस कटी हुई फसल से अनाज को और भूसे को अलग करना, अर्थात साथ साथ होती जाती है, मतलब साथ ही कटाई करेगी जो हार्वेस्टर करता है, और जो थ्रेसर करता है ना, काटी गई फसल से अनाज को और भूसे को अलग करता है, तो वो भी काम इसमें होगा। इसका मतलब कॉम्बाइन मशीन क्या होती है? जो हार्वेस्टर और थ्रेसर का संयुक्त रूप है, दोनों काम एक साथ कर दे, ऐसी मशीन क्या कहलाती है? कंबाइन मशीन। तो इसमें आ जाएगा 6। विनोइंग, पहले सूप का प्रयोग करती थी महिलाएं गांवों में, कि जैसे अनाज में कोई भूसा या अन्य विजातीय पदार्थ मिला हुआ है जो अनुपयोगी है, उसको फटक कर अलग करते थे, उसको बोलते हैं विनोइंग, ठीक है। तो कहां है भाई विनोइंग? विनोइंग, इस कलर को देखिए, अनाज के दानों को फटक कर अलग करना। फटक का मतलब इस तरह से हला के, और वो भूसा या जो कोई भी गंदगी है वो बाहर आ जाती है, उसको अलग कर दिए जाते थे, ठीक है भाई। तो इसमें आ जाएगा भाई चौथा, विनोइंग के साथ चौथा देख लेना। रैट, रैट क्या है? सिंचाई की पारंपरिक तरीका है। पुराने जमाने में रैट है ना चलाते थे कुएं में, और इस तरह से पशु उसको खींचता था, तब वो इस तरह से निकल के आता था, पानी भर के नीचे से लेके आता था, और फिर इस तरह से और नाली में पानी को पटक देता था, और नाली के माध्यम से ये सिंचाई का पानी दूर खेतों तक जाता था। तो रैट क्या है? रैट क्या है? सिंचाई की आधुनिक नहीं, पुरानी या पारंपरिक तरीके, पारंपरिक तरीके। तो रैट में आ जाएगा भाई, कलर देख लीजिए यार, रैट आ जाएगा सेकंड में। ड्रिप यंत्र, ड्रिप यंत्र, आजकल ड्रिप का मतलब, ड्रिप पता है आपने? बोतल चढ़ाई हुई जो कोई बीमार हो जाता है, टपका टपका। तो आजकल पानी कम लगे, सिंचाई अच्छी हो जाए, उसके लिए सिंचाई की एक आधुनिक पद्धति का उपयोग किया जा रहा है, जिसको बोलते हैं ड्रिप यंत्र। तो इसका मतलब ये पहला हो जाएगा। तो आप इस प्रश्न, अकेले इस प्रश्न के माध्यम से पूरे पाठ का रिवीजन कर सकते हैं। यह है ना दमदार बात। तो चलें अगले प्रश्न पर। चलिए, प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? यह भी 4 नंबर का है। पिछला वाला प्रश्न भी 4 नंबर का था। 12 तक एक एक 2-2 नंबर के आएंगे, 9 से 12 तक, ठीक है। 1 से 8 तक 1-1 नंबर, 9 से 12 तक 2-2 नंबर, और फिर 13 के बाद 4 नंबर के हो जाते हैं। मैंने आगे लिख दिया, ये लिखा हुआ है 4, ठीक है। हर प्रश्न के आगे लिख दिया है मैंने, आप चिंता ना करें। प्रतिजैविक, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एंटीबायोटिक। आपको बुखार आ जाए, आपके कोई घाव हो जाए, कहीं कोई और बीमारी हो जाए, डॉक्टर प्राय एंटीबायोटिक लिखते हैं। एंटीबायोटिक क्या है? हमारे अंदर जो बीमारी हुई है किसी बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण, तो उनसे लड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। कौन? एंटीबायोटिक, जिनको हिंदी में बोलते हैं प्रतिजैविक। तो देखिए, प्रतिजैविक की परिभाषा मैंने लिख दी है। वे दवाएं जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा, आप सूक्ष्म जीव मैंने अभी बताया था कितने तरह के भाग में बांट दिए, 4, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, मैंने बताया था ना अभी, कवक और कुछ शैवाल हैं। इनके कारण हमें अनेकों प्रकार के, अगर देखिए बाहर का कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारे अंदर घुस जाए तो वो हमारे शरीर की इम्यूनिटी जो पावर होती है उसके साथ लड़ेगा, और अगर वो ज्यादा शक्तिशाली हुआ तो हमें बीमार कर देगा। जैसे अभी वायरस चला था ना कोविड में,
उस वायरस ने हमारे इम्यून सिस्टम को खराब किया और हमें बीमार बना दिया। तो उससे लड़ने के लिए कुछ ऐसी दवाइयां बाहर से देनी पड़ती हैं जो उनसे लड़ सके, तो उनको क्या बोलते हैं? प्रतिजैविक। ठीक, तो देखिए वे दवाएं जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाले रोगों के विकास रोकती हैं अथवा समाप्त करती हैं, प्रतिजैविक कहलाती हैं। ठीक है भाई। उदाहरण के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ये पुराने जमाने में चलने वाली प्रतिजैविक थी, अब तो बहुत आधुनिक आ गई हैं। इसी तरह पेनिसिलिन भी आपने नाम सुना होगा, पेनिसिलिन के इंजेक्शन लगवाते थे। आजकल तो सीफाहेलेक्जिन ग्रुप, सीफाड्रोक्सिल, सेफिक्जिन, ये बहुत आते हैं, आप दो को याद कर लेना यार, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन या पेनिसिलिन। ठीक है, वो मैं थोड़ी सी डॉक्टरी के दवाइयों के बारे में जानता हूं इसलिए मैंने बोल दिया भाई। ठीक, प्रतिजैविक लेते समय निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। मैंने कह तो दिया, लेकिन आप ये मत समझना कि आप अपनी मर्जी से दवाइयां लेने शुरू कर दें कि साहब उन्होंने कहा था। नहीं भाई, कौन सी एंटीबायोटिक कब लेनी है, कितनी मात्रा में लेनी है, कितने दिनों तक लेना है, वो मेडिकल क्षेत्र का विशेषज्ञ अर्थात डॉक्टर ही आपको बताएगा। तो देखिए, किसी योग्य डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक अर्थात एंटीबायोटिक दवाई लेनी चाहिए। नंबर 2, डॉक्टर द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना। पाठ्यक्रम का मतलब है उसने कोर्स कितने दिन का दिया है। कोर्स का मतलब दवाइयां जैसे 3 दिन के लिए दी, 5 दिन के लिए दी, 15 दिन के दी, तो वो कोर्स हुआ उसका दवाई का। ठीक है, तो डॉक्टर ने कितने समय के लिए, पाठ्यक्रम से कंफ्यूज मत होना कि कहीं सर इसमें कौन सी कोर्स वाली बात आ गई। अरे कोर्स का मतलब ये कि डॉक्टर ने दवाई कितने दिन के दी है, कि 7 दिन के लिए दिया है, 15 दिन के लिए दिया है, 1 माह के लिए दिया है, तो उस निर्धारित अवधि तक डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवाइयां लेनी चाहिए। दूसरा, जरूरत ना होने या गलत खुराक में प्रतिजैविक लेने से बचना चाहिए। आपको जरूरत नहीं है, सामान्य सा कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो आप एंटी एलर्जिक ले सकते हैं। ठीक है, अनावश्यक दवाइयां ना लें। जैसे हल्का सा बुखार हो गया और आप एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक दवाई लें, तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ढंग से याद कर लीजिए, क्योंकि कल तो पेपर है यार। ऐसे थोड़ी आज सुनेंगे कल याद करेंगे, ऐसा नहीं। 15वां प्रश्न देखिए, ये भी 4 नंबर का है भाई। इसमें आपको सत्य या असत्य लिखना है भाई। ठीक है, कोयला व पेट्रोल असीमित संसाधन नहीं भाई। पेट्रोल और कोयला असीमित संसाधन नहीं है, इनके भंडार भी बीतते जा रहे हैं। और एक दिन ऐसा है, और ये अनुमान भी लगाया जा रहा है कि लगभग 20 से 30 साल के बाद पेट्रोलियम और कोयला के भंडार खत्म हो जाएंगे और उस समय ऊर्जा की बहुत बड़ी किल्लत हो जाएगी। तब वाहन कैसे चलेंगे? इसलिए अभी से वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों की खोज की जा रही है। सौर ऊर्जा से चलने वाली, है ना, या विद्युत ऊर्जा से चलने वाले। अब देखिए, विद्युत ऊर्जा आप कह तो देंगे, लेकिन आज भी विद्युत सबसे ज्यादा पानी और कोयले से ही बन रही है। तो वो दिन अगर आ गया कि कोयले के भंडार बीत गए तो बिजली भी नहीं मिलेगी। तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो ये असत्य क्या है? असीमित संसाधन, ये असत्य है। सीमित संसाधन है भाई पेट्रोल और कोयला। तो दूसरा, पैराफिन मोम का उपयोग मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि बनाने में किया जाता है। देखिए, जब पेट्रोलियम पदार्थों का आसवन किया जाता है ना, तब हमें एक डीजल, पेट्रोल, इनके साथ साथ ये भी मिलता है पैराफिन या मोम। इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं? मरहम बनाने के लिए, है ना, आपकी क्रीम बनाने के लिए किया जाता है ना, आपकी चमड़ी को मुलायम बनाने के लिए। मोमबत्ती इससे बनाई जाती हैं, वैसलीन मैंने बताया ना बनाने में। ये तो सत्य है भाई, ये वाक्य तो बिल्कुल सत्य है। आप सत्य पर टिक लगाएंगे, उसी में लिखा हुआ होगा कि सत्य या सत्य, आप सत्य पर टिक लगाएंगे इस तरह से। बिटुमेन का उपयोग स्नेक के रूप में किया जाता है। नहीं सर, बिटुमेन का प्रयोग तो ईंधन के रूप में। ये बिटुमेन ये कोयले का प्रकार है। ठीक है भाई, कार्बन का एक रूप है जिसका उपयोग ईंधन के रूप में या चारकोल के रूप में करते हैं। कभी कभी बिटुमेन का उपयोग चारकोल के रूप में, सड़क निर्माण में इसका प्रयोग करते हैं। स्नेक के रूप में नहीं करते, स्नेक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। अभी बताया था, स्नेक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। तो ये असत्य है भाई। ठीक है, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक डीजल है। गलत, सबसे ज्यादा प्रदूषण डीजल ही फैलाता है। तो ये भी असत्य वाक्य है भाई। ठीक,
कम प्रदूषक कौन सा है? सीएनजी, जिसकी चर्चा अभी थोड़ी देर पहले हमने की थी। 16वां प्रश्न आ जाइए अब आपकी स्क्रीन पर, कारण बताइए। अब देखिए मैंने यहां 3 कारण लिख रखे हैं, आपको कोई 2 कारण आएंगे, 3 पढ़ लीजिए, ज्यादा से कम कर सकते हैं लेकिन कम से ज्यादा नहीं होगा ना। तो देखिए पहला, विद्युत उपकरण से संबंधित आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? अरे भाई शुद्ध जल होता है वो तो विद्युत का कुछ अलग होता है, उसमें करंट नहीं आता शुद्ध जल में, जिसको अशुद्ध जल बोलते हैं। लेकिन जो हमारे घरों में पीने का पानी, इसमें कुछ खनिज लवण मिले होते हैं, इसलिए इस पानी में करंट आता है। तो कभी भी बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए पानी का प्रयोग ना करें, क्योंकि जल विद्युत का चालन करता है और आप में करंट आ जाएगा, आप खतरे में आ जाएंगे। ये मैंने कारण यहां लिख दिया है, आप इसको पढ़ लेना, ठीक भाई। दूसरा, एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन, अभी बता दिया था कि एलपीजी का जो इकाई आयतन में ऊर्जा अधिक होती है लकड़ी की तुलना में। दूसरा, एलपीजी को ले जाना आसान है। सबसे मुख्य बात है कि एलपीजी लकड़ी की तुलना में कम धुआं या राख देती है और कम प्रदूषण फैलाती है। तो ये मैंने लिख दिया है, लकड़ी की तुलना में एलपीजी एक अच्छा ईंधन है क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध है और सस्ता भी है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगली बात बड़ी है, यह मध्यम दर से आसानी से जल जाता है और अधिक ऊर्जा पैदा करता है, और जलने के बाद यह किसी भी तरह का अवशेष नहीं छोड़ता, अर्थात कम कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है, कम राख पैदा करता है, कम धुआं पैदा करता है, कम प्रदूषण करता है। ठीक है भाई, ये कारण आपको लिखना। मैंने पहले ही कह दिया था, लिखी गई बातों की तुलना में मेरी बातों को सुने ज्यादा, तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक भाई, अब चलते हैं अगली बात पर। तीसरा प्रश्न क्या था? कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है जब एल्युमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज टुकड़ा। देखिए, अगर आप अकेले कागज को जलाएं तो आसानी से आग पकड़ लेगा। इसी कागज के टुकड़े को अगर मैं किसी एल्युमिनियम के पाइप पर लपेट दूं तो आसानी से आग नहीं पकड़ता। देखिए, अकेले कागज का ज्वलनांक कम होता है, इसलिए आसानी से आग पकड़ लेगा। लेकिन जैसे ही किसी धातु के साथ उसको लपेटा जाता है तो अब वो अकेला नहीं रहा, दोकेला हो गया। ठीक है, इस एल्युमिनियम के कारण इसका जलनांक बढ़ गया। वैसे भी देखिए, अकेले आदमी को कोई दूसरा आसानी से नष्ट कर देगा, लेकिन अगर आप 2 मिलकर हो जाएं तो वो उसको आसानी से नष्ट नहीं कर पाएगा। वही यहां है, अकेला कागज जल्दी जल जाएगा, उसका जलनांक कम है। लेकिन एल्युमिनियम पाइप के साथ, देखिए मैंने लिख भी दिया है, कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है जबकि एल्युमिनियम पाइप के चारों लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता, क्योंकि कागज का जो ज्वलनांक ताप है एल्युमिनियम पाइप के चारों ओर लिपटे कागज की तुलना में कम होता है। ठीक भाई, 17वां प्रश्न देखिए, मैंने यहां 3 लिख दिए या 3-4 प्रश्न लिख दिए, इसमें से कोई एक आएगा। मुझे नहीं लग रहा था कि मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था यार ये आएगा, तो काफी देर मैंने कई घंटे निकाल दिए, फिर मुझे गुस्सा आया और मैंने सब लिख दिए। मैंने कहा यार तीनों को आप पढ़ जाना भाई, इनमें से कोई एक तो जरूर आ जाएगा। ठीक है, ये मत कहना तीनों में से एक नहीं आया तो नहीं आया, तो नहीं भी आया भाई, वैसे ऐसा होगा नहीं। देखिए, मैंने यहां अंतर पूछ सकता है कि वन्य प्राणी उद्यान और जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र में क्या अंतर है। तो देखिए, ऐसा क्षेत्र जहां वन्य प्राणी अर्थात जंगली जानवर सुरक्षित और संरक्षित रहते हैं, ठीक है, उनको वन्य प्राणी उद्यान या वन्य प्राणी अभयारण्य कहते हैं। ठीक है, अभयारण्य वह स्थान है जहां प्राणियों अथवा जंतुओं को मारना या शिकार करना अथवा पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध होता है। जैसे उदाहरण मैंने दिया था सतपुड़ा वाला, और एक टाइगर प्रोजेक्ट जो अलवर में, यहां आप किसी भी जंगली जानवर को या टाइगर को पकड़ नहीं सकते, उसका शिकार नहीं कर सकते। ठीक है, अब जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र क्या है? वह क्षेत्र उस क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति की रक्षा करने के लिए संरक्षित रहता है। ठीक है, बायोडायवर्सिटी नष्ट ना हो इसके लिए कुछ क्षेत्रों को संरक्षित कर दिया गया है। जैसे भरतपुर का कैवला देव उद्यान है भाई। आरक्षित क्षेत्र में कई संरक्षित क्षेत्र हैं, जैसे कि अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और झीलें। ठीक है, भारत में लगभग 440 वन्य जीव अभयारण्य है। ये न्यू टाइप में भी आ सकता है।
कि कितने वन्य जीव अभयारण्य भारत में? 440, जबकि भारत में 15 जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र हैं। दूसरा लिख दिया है मैंने अंतर, चिड़ियाघर और अभयारण्य में भी अंतर पूछ सकता है, दोनों में ही जानवर होते हैं, पशु पक्षी होते हैं। लेकिन देखिए चिड़ियाघर क्या है? वह एक स्थान है जहां पर जानवर कृत्रिम आवास में रहते हैं, नेचुरल आवास नहीं होता है, उनको बनावटी आवास में रखा जाता है। जबकि अभयारण्य वह स्थान है जहां जानवर प्राकृतिक आवास में रहते हैं, उनके लिए वास्तव में प्रकृति के पेड़ पौधे जलाशय सब कुछ होते हैं। जबकि चिड़ियाघर में एक जगह में वहीं तो सांपों के लिए रहने के लिए जगह है, वहीं घड़ियालों के लिए, वहीं तोते के लिए, वहीं शेर के लिए, वहीं बंदरों के लिए, एक ही जगह। जबकि एक ही जगह एक ही वातावरण सबके लिए उपयुक्त नहीं हो सकता, तो वो कृत्रिम जगह है। ठीक है, जू अर्थात चिड़ियाघर, जबकि अभयारण्य एक प्राकृतिक परिस्थितियां उपलब्ध कराई जाती हैं जंतुओं को, पशु पक्षियों को रहने के लिए। अगला है कि जानवरों को सार्वजनिक दृश्य के लिए संरक्षित किया जाता है। जानवरों को चिड़ियाघर में दुनिया को दिखाने के लिए पैसे लेकर दुनिया को दिखाया जाता है, जबकि अभयारण्यों में बड़े बड़े क्षेत्रों में उनको संरक्षित किया जाता है। वहां शिकार पर, चराई या पेड़ काटने के लिए निषिद्ध है, कोई नहीं जा सकता भाई। ठीक है, एक अंतर जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आ सकता है इस 4 नंबर के लिए कि संकटापन्न और विलुप्त जाति कौन कौन सी हैं भाई? वे प्रजातियां जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, अर्थात जिनकी संख्या कम होती जा रही है, जैसे बाघ, जंगली भैंसा आदि, काला हिरन, ये सब कैसे हैं? संकटापन्न जीव हो गए, इनकी संख्या तेजी से घट रही है और ये विलुप्त होने के कगार पर आ गए। इसलिए सरकार इनको संरक्षित करने के लिए जगह जगह अभयारण्य खोल रही है। अब विलुप्त जाति कौन कौन सी? स्पीसीज का मतलब जाति, वे प्रजातियां जो पृथ्वी पर अब मौजूद नहीं रही, किसी समय थीं, जैसे डायनासोर, केवल आपने फिल्मों में देखा था। इनमें से कोई एक आ जाएगा, अगर इनमें से नहीं आया तो कौन सा आएगा? अब अगले वाला प्रश्न आ सकता है कि प्रवास से आप क्या समझते हैं? प्रवास का मतलब रहना, कोई व्यक्ति ना, जैसे साइबेरिया की जो सारस है ना, भरतपुर में आती हैं, केवलादेव पक्षी अभयारण्य में। क्यों? क्योंकि जब वहां बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लग जाती है, बर्फ पड़ने लग जाती है, तो यहां आ जाती हैं वो सर्दी के दिनों में। तो देखिए, प्रजनन के लिए और विशिष्ट उद्देश्यों के लिए पक्षी या जानवर की कुछ प्रजातियां अपने निवास स्थान से किसी अन्य निवास स्थान में स्थानांतरित हो जाती हैं। किसके लिए? प्रजनन के लिए या किसी अन्य उद्देश्य के लिए, खान पान के। जैसे वहां साइबेरिया में बहुत ज्यादा टेम्परेचर -63 तक पहुंच जाता, बर्फ ही बर्फ होती है, खाने के लिए कुछ नहीं होता, झीलें जम जाती हैं, तो वहां सारस क्या करे, क्या खाए? तो बेचारी वहां से आ जाती हैं केवलादेव में, यहां वे अपने बच्चे भी पैदा कर लेती हैं और अपना जीवन यापन भी कर लेती हैं। तो यही तो मैंने लिखा है, प्रजनन या विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पक्षी और जानवर जब अपने निवास स्थान से अन्य निवास स्थान में चले जाते हैं तो ये प्रवास कहलाता है। जलवायु परिवर्तन के कारण पक्षी हर बार एक विशेष समय के दौरान दूर के क्षेत्रों में चले जाते हैं और कुछ समय बाद अपने मूल स्थान पर लौट जाते हैं। जैसे ही वहां रूस में गर्मियां आती हैं वो वापस लौट जाते हैं, क्योंकि वहां फिर वापस झील में पानी है, जो जमा हुआ था वो पानी के रूप में आ जाता है। भाई ये भी नहीं आया तो ये जरूर आ जाएगा कि वनोन्मूलन के कारक और उनके प्रभाव क्या है, कि वनों की संख्या में इस बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जो तेजी से कमी आ रही है, इनका क्या प्रभाव पड़ा है। भाई सबसे पहला है कि वनोन्मूलन का मुख्य कारण बढ़ता शहरीकरण और औद्योगिकरण। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, रहने के लिए मकान चाहिए, मकान के लिए लकड़ी चाहिए, किवाड़ खिड़की कहां से बनेंगे भाई? अधिक भूमि और संसाधनों की आवश्यकता के कारण वनों को काटा जा रहा है। ठीक है भाई, सड़कें बन रही हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, फैक्ट्रियां बन रही हैं, जंगलों को काट कर बनाया जा रहा है और उनके लिए लकड़ी की जरूरत है, जनसंख्या बन, ईंधन के लिए लकड़ी की जरूरत है, तो वन तो बेचारे काटे जाएंगे। वन कितने महत्वपूर्ण है ये कोई नहीं सोच रहा है कि वन नहीं होते तो हम सांस कैसे लेते, क्योंकि बेचारे जो पेड़ पौधे वो कार्बन डाइऑक्साइड जो एक जहरीली गैस है उसको स्वयं ग्रहण करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, हमारे द्वारा निकाले गए प्रदूषित चीजों को वो स्वयं ग्रहण करते हैं और हमें शुद्ध प्राणवायु ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। कौन? पेड़ पौधे। ठीक है, 18वां प्रश्न देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों द्वारा कीजिए।
रिक्त स्थानों की पूर्तियों को देख ही लेते हैं। चलिए, मेंढक में निषेचन होता है, तो देखिए रिक्त स्थानों को पढ़िए। हाइड्रा मुकुलन से संबंधित है, द्वैखंडन अमीबा आपको याद आ गया होगा। बाह्य निषेचन होता है, मेंढक में बाह्य निषेचन होता है। ठीक है भाई। जनन प्रक्रम का पहला चरण, भाई जनन कैसे होती है, जनन की प्रक्रिया कैसे होती है कि मादा के अंडाणु और पुरुष का शुक्राणु जब मिलते हैं तो निषेचन के, दोनों के निषेचन के या युग्मन के कारण, ठीक है, भ्रूण पैदा होता है। तो जनन का पहला प्रक्रम क्या होता है, अंडाणु और शुक्राणु, अंडाणु और शुक्राणु, ठीक है, ये दोनों मिलते हैं, संलयन, संलयन का मतलब मिलना, जुड़ना, और तब भ्रूण का विकास या बच्चे का विकास होता है। में मुकुलन पाया जाता है, किसमें पाया जाता है भाई, हाइड्राइमा, किसमें, हाइड्रा, हाइड्रा में मुकुलन पाया जाता है। और आपको पता है हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। मुकुलन का मतलब नए जीव का उत्पन्न होना। तो हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के जनन को क्या कहा जाता है, मुकुलन कहा जाता है। तो इसको क्या कहेंगे भाई, हाइड्रा को लिख गया। अब अमीबा में द्वैखंडन, द्वैखंडन आ जाएगा ये। तो इसमें ये भी कितने नंबर का है, 4 मैंने दिया गया है भाई, दिया हुआ है। अब देखिए 19वां सवाल देखिए, निम्न स्थितियों में लगने वाले बल कारक और जिस वस्तु पर बल लग रहा है उनको पहचानना है आपको। प्रत्येक स्थिति में जिस रूप में बल का प्रभाव दिखाई दे रहा है उसे भी आपको बताना है। अब 4 स्थितियां मैंने पैदा यहां की हैं, आपकी किताब का ही प्रश्न है ये तो, ठीक है, कि रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़ों को उंगलियों से दबाना, उसमें बल कौन सा है, कारक कौन सा है, वस्तु और प्रभाव क्या है। तो मैंने देखिए ये जो चारों प्रश्न दिए गए हैं इनको यहां लिख दिया है। जैसे ये कि रस निकालें और नींबू को दबाएं, तो देखिए कारक, बल लगाने का कारक क्या है, अंगुलियां। नींबू को किससे दबाएंगे, अंगुलियों से दबाएंगे, तो कारक है अंगुलियां। किस वस्तु पर बल लगा रहे हैं, नींबू पर, और प्रभाव क्या होगा, इस बल लगाने से नींबू दबेगा और रस निकलेगा। तो देखिए रस द्वारा बल, सॉरी, रस का बल द्वारा निकलना, ठीक है। कभी कभी जोश में थोड़ा सा होश खो जाते हैं और गलत शब्द निकल जाता है जो नहीं निकलना चाहिए। चलिए अगला शब्द देखिए, दंत मंजन की ट्यूब से पेस्ट को बाहर निकालना, भींच कर निकाल देना, तो उंगलियों से ही दबाएंगे पेस्ट को, ठीक है, जो ट्यूब है उसके दंत मंजन को बाहर निकालने के लिए। और जब बल लगाएंगे तो दंत मंजन में बल से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा दंत मंजन, जो पेस्ट अंदर भरा हुआ है। दीवार में लगे हुए हुक से लटका, कमानी से दूसरे शरीर पर लटका एक बार, तो बाहर है कमानी, कमानी का फैलाव है, आप इनको पढ़ लेना भाई, ठीक है। अब अगर ये प्रश्न नहीं आता है तो मैंने इसके लिए देखिए 2 प्रश्न और लिख दिए, क्योंकि वो प्रश्न हो सकता है नहीं आए, पर ये प्रश्न जरूर आएगा, इसको रट लेना। संपर्क और असंपर्क बल, पहले मैं ये बता देता हूं, ऐसा भी हो सकता है कि परिभाषा पूछ ले, बल क्या है। बल एक ऐसा बाह्य कारक है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है, जरूरी नहीं या परिवर्तन करने का प्रयास कर, जैसे हम दीवार को धक्का लगाएं, प्रयास कर रहे हैं पर स्थिति में परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। अगर किसी आप मेज में धक्का लगाएं, स्थिति में परिवर्तन कर देंगे, ठीक है। तो बल एक ऐसा बाह्य कारक है, ठीक है, जिसके द्वारा हम किसी वस्तु की स्थिति को परिवर्तित कर दें या परिवर्तन करने का प्रयास करें, जो सामान्यतः धक्का देने या खींचने से। तो बल कैसे लगाते हैं, या तक किसी में हम धक्का देंगे या किसी को खींचेंगे, अर्थात किसी को पुश करेंगे या पुल करेंगे, ठीक है। अब देखिए बल 2 तरह से लगाया जा सकता है, एक तो सीधे सीधे संपर्क में, जैसे इस पेन पर मैं ये बल लगाऊं इस तरह से, तो मैं सीधे सीधे संपर्क में आ गया, ठीक है। तो संपर्क बल के उदाहरण जैसे घर्षण बल है, जब 2 सतह जब तक संपर्क में नहीं आएंगी घर्षण होगा ही नहीं। तो मैंने यहां लिख दिया है, आप पढ़ लेना। संपर्क बल कैसा होता है, जब कोई बल वस्तु या पिंड के संपर्क में होता है, जब कोई बल, या कोमा लगा दीजिए, वस्तु या पिंड के संपर्क में होता है तो वह बल संपर्क बल कहलाता है। सभी यांत्रिक बल
इस श्रेणी में आते हैं। और संपर्क बल के उदाहरण सबसे पहले तो है घर्षण बल। ठीक है, जब कोई वस्तु गति में होती है तो उसकी दिशा के विपरीत दिशा में, जैसे ये वस्तु इधर की ओर गति कर रही है, बाएं से दाएं जा रही है, तो जमीन यहां है, तो घर्षण बल कहां लगेगा? विपरीत दिशा में लगेगा, गति की विपरीत दिशा में। ठीक है, बल इधर, तो घर्षण बल की दिशा कहां होगी? इधर, तभी तो ये गति का विरोध करेगा। ठीक है, घर्षण बल जब गति की विपरीत दिशा में लगेगा तभी वो गति का विरोध कर पाएगा। भाई ये बल दो पिंडों या वस्तुओं के मध्य कार्य करता है, ध्यान रखना। इसी तरह और ये मैंने लिख दिए असंपर्क बल, जो दूर से ही काम करें, संपर्क में आए बिना, जैसे चुंबकीय बल है, चुंबक के विपरीत ध्रुवों के मध्य आकर्षण चुंबकीय बल कहलाता है। दो विपरीत ध्रुवों, दक्षिणी ध्रुव के पास उत्तरी ध्रुव लाएंगे, आकर्षण करेगा, समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसी तरह गुरुत्वाकर्षण है, पृथ्वी जिस बल से अपनी ओर वस्तुओं को खींचती है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो ये कोई संपर्क में आकर करते हैं? नहीं, ये तो सब वस्तुओं पे लगते हैं, चाहे संपर्क में रहो या मत रहो। ठीक है, इसी प्रकार स्थिर विद्युत बल है। तो देखिए चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर विद्युत बल, ये सब किसके उदाहरण है? असंपर्कीय बल, जिसमें संपर्क की जरूरत नहीं होती। भाई यहां पढ़िए, किसी उपग्रह को उसकी कक्षा में प्रमुवचित करने के लिए रॉकेट को ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया। प्रमोचन मंच को छोड़ने के तुरंत बाद रॉकेट पर लगने वाले दो बलों के नाम। जैसे देखिए प्रमोचन लॉन्च के, जैसे रॉकेट यहां खड़ा हुआ है, अब इसको जैसे ही इसके ईंधन में आग लगाई जाएगी, ईंधन पीछे की ओर निकलेगा और प्रतिक्रिया के फलस्वरूप रॉकेट ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, तो उस समय रॉकेट पर दो बल लगेंगे, एक तो रॉकेट और हवा के बीच का घर्षण बल, तो मैंने लिख दिया है दो बल लगेंगे, घर्षण बल जो वायु के कारण लग रहा है कहां? रॉकेट पर। दूसरा गुरुत्वाकर्षण बल है, अर्थात जिस बल से पृथ्वी हर चीज को अपनी ओर खींचती है। ठीक है, नीचे की ओर लगेगा, तो ये दो बल लगेंगे। ये ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए, कहीं भी ये पूछ सकते हैं। अब आ जाइए 20वां प्रश्न, खिलाड़ी कीलदार जूते या स्पैक्स क्यों पहनते हैं? थोड़ी देर पहले ही बताया था, घर्षण बढ़ाने के लिए। खिलाड़ी कीलदार जूते इसलिए पहनते हैं क्योंकि ऐसा करने से जूतों तथा जमीन के बीच का घर्षण बढ़ जाता है, चिकनी सतह पर घर्षण बल कम लगता है, अतः खिलाड़ियों को दौड़ने में आसानी होती है और फिसलन भी कम हो जाती है, इसलिए सब खिलाड़ी स्पैक्स के जूते पहनते हैं। इसी में मैंने एक और लिख दिया है यार, 2+2 करके 4 नंबर का आना है ना, कि लोटनी घर्षण और सर्पी घर्षण की परिभाषा लिखी। लोटनी, अगर कोई वस्तु लुढ़क कर, देखिए लुढ़क कर गति करे, इस तरह से लुढ़क कर गति करे ना, जैसे कोई ड्रम है उसको जमीन पर लुढ़काएंगे, रोल करे, तो उसको लोटनी घर्षण बोलते हैं। जब, ठीक है, और सर्पी घर्षण मैंने पहले लिख दिया, सर्पी घर्षण जब एक सतह दूसरी सतह पर फिसलती है, जैसे ये इस सतह पर ये पेन फिसले ही हो, तो ये क्या कहलाएगा? इन दो सतहों के, इस पेन की ये सतह और मेरे हथेली की ये सतह, ठीक है, इन सतहों के बीच जो घर्षण बल लगेगा उसको क्या बोलेंगे? सर्पी घर्षण। सर्पी घर्षण कब लगता है? जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर फिसलती है, तो दोनों की सतहों के बीच जो घर्षण बल लगता है उसे सर्पी घर्षण बल कहते हैं। और लोटनी, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर लुढ़कती है तो दोनों सतहों के मध्य जो घर्षण बल लगता है उसे लोटनी घर्षण बल कहते हैं। ये लोटनी घर्षण बल भी एक दूसरे की गति का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। मतलब एक वस्तु दूसरी वस्तु की गति का क्या करती है? विरोध करती है। परिभाषा मैंने लिख दी है, आप ध्यान से समझ लेना, पढ़ लेना स्क्रीनशॉट लेकर, या आपको मेरी बात सुनने से ही याद हो गया, दैट्स गुड एनफ। विद्युत लेपन क्या है? प्रश्न संख्या 21, इसका चित्र बनाकर आपको समझाना है भाई। ये भी 2+2 हो गया भाई, 2+2 = 4। तो देखिए भाई, विद्युत लेपन, विद्युत धारा द्वारा धातुओं पर लेपन करने की विधि को विद्युत लेपन कहते हैं। जैसे भाई आजकल आपने देखे होंगे कृत्रिम ना आभूषण आ रहे हैं, अर्थात किसी लोहे या तांबे की वस्तु, कोई हार बनाया या कुंडल बनाए, जो भी बनाया, और उसके ऊपर सोने या चांदी का लेप कर दिया, परत चढ़ा दी, तो वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाती है या विद्युत लेपन कहलाता है। ठीक है, इसी तरह
आपने देखा होगा कि लोहे की वस्तुएं जल्दी जंग पकड़ जाती हैं, उनसे बचाने के लिए चाहे आपके साइकिल के हैंडल हैं, आपके घरों के दरवाजों के हैंडल हैं, या अन्य वाहनों के जो उपकरण हैं या लगे हुए हैं जो जंग से बचाने के लिए, उन पर क्रोमियम का लेप किया जाता है। किसका? क्रोमियम का लेप किया जाता है। चांदी की परत चढ़ाई जाती है, कहीं जिंक का लेप किया जाता है। ठीक है, तो ये जो लेपन की क्रिया है यही क्या कहलाती है? विद्युत लेपन। तो इसके लिए क्या जरूरत होती है? विद्युत धारा की होती है। ठीक है भाई, तो मैं लिख दिया है, बहुधा लोहे की वस्तुओं को संक्षारण संक्षारण का मतलब जंग, संक्षारण किसे बोलते हैं? जंग से बचाने तथा चमक के लिए उन पर तांबे की परत चढ़ाते हैं या निकिल धातु की या क्रोमियम का लेपन करते हैं। किसी एक की लेपन कर देते हैं, या तो जिंक धातु का लेपन कर देते हैं या क्रोमियम का कर देते हैं या तांबे की परत चढ़ा देते हैं, और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? विद्युत लेपन कहलाती है। आधार धातु पर लेपन करने के बाद लेपन की जाने वाली धातु के बाहरी गुण दिखाई देते हैं। जैसे ये लोहे की वस्तु है, इस पर जिंक का लेप कर दें तो ऊपर से ये जिंक ही दिखाई देगी। ठीक है, तो आधार धातु लोहा हुआ और उस पर लेपन चढ़ाने वाली धातु के गुण दिखाई देने लग जाएंगे। इसके लिए सामान्यतः ये चित्र आपकी किताब में दिया गया है। यहाँ ये बैटरी है, ये प्लस मान लें, ये इसका माइनस मान लें। यहाँ ये दो कॉपर की प्लेट दी गई हैं और बीच में जो नीला नीला दिख रहा है ये नीले थोथे का विलयन है। अगर किसी पर हमें कॉपर सल्फेट की परत चढ़ानी है। इसी तरह अगर सही जो चित्र होता है वो ये होता है कि ये जो धातु है, ये छोटी सी जो है ना, यहां से लेकर यहां तक जो आपको दिख रहा है, मैं यहां इसको लेकर आ जाता हूं, ये तो वो धातु है जिस पर हमें लेप करना है, उसको बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं, ध्यान रखिए। और बैटरी का ऋण सिरा क्या कहलाता है? कैथोड। इसका मतलब जिस धातु पर हमें, जैसे लोहे का पेन है, इस पर मुझे सोने की परत चढ़ानी है या तांबे की परत चढ़ानी है, तो इसको मैं बनाऊंगा कैथोड, अर्थात इसको बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ूंगा। और जिसकी परत चढ़ाई जाती है, ठीक है, वो शुद्ध धातु का एनोड लिया जाता है। ठीक है, और बीच में उसी धातु का विलयन भर देते हैं, धातु का लवण विलयन के रूप में। और जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, शुद्ध धातु से धातु निकलकर कहां? अशुद्ध धातु पर। जैसे यहां ये चांदी की कोई वो है और चांदी यहां से निकलकर इस तार पर आ जाएगी और इस तार पर चांदी की परत चढ़ जाएगी या जिंक की परत पड़ जाएगी, चढ़ जाएगी, या क्रोमियम की परत चढ़ जाएगी। तो आप चाहें तो इस चित्र को, आप चाहें तो इस चित्र को बना के आ जाना। ठीक है, और फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप निसंकोच होकर 9829 9829 868604 जो मेरा एकमात्र नंबर है, ठीक है, उस पर व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं, फोन करके पूछ सकते हैं, पर अनावश्यक नहीं, अति आवश्यक होने पर ही। ठीक है भाई। 22वां प्रश्न देखिए, वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं? देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब तो तब बनते हैं जब किरणें वास्तव में मिलती हैं, ठीक है, और आभासी यदि किरणें मिलती हुई लगें तो उसको आभासी। वास्तव में किरणें नहीं मिली, केवल किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, उनको आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। वास्तविक प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे हम शीशे के सामने खड़े होते हैं, समतल दर्पण उसको बोलते हैं, उसमें किरणें वास्तव में नहीं मिलती, क्योंकि जितनी दूरी पर, जैसे ये अब मैं कैमरे से लगभग 3-4 फुट दूर बैठा हुआ हूं, ठीक है, तो ये प्रतिबिंब भी कहां, अगर ये समतल दर्पण होता तो 3-4 फुट पीछे बनता, जबकि वो तो दीवार से सटा हुआ है दर्पण। तो केवल हमें आभास हो रहा है कि हमारा प्रतिबिंब, हमारी जो फोटो है वो कहां बन रहा है? दर्पण से 3-4 फुट पीछे बन रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? आभासी प्रतिबिंब। ऐसे प्रतिबिंब को आप पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन जहां प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, किरणें वास्तव में मिलती हैं, ऐसे प्रतिबिंबों को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब। तो ध्यान रखना, वास्तविक प्रतिबिंबों में किरणें वास्तव में मिलती हैं और उनको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंबों में किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वास्तव में मिलती नहीं है, और आभासी प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। आप पढ़ लेना स्क्रीनशॉट लेकर। अगला है, इसी में देखिए, स्क्रीनशॉट ले लेना, मैंने सब कुछ इसमें लिख दिया है जो बोला है। अब देखिए अगला प्रश्न है कि बहुमूर्तिदर्शी, जिसको कैलाइडोस्कोप बोलते हैं, इसका प्रयोग
ये परावर्तन की घटना का उपयोग करता है उपकरण किस प्रकार किया जाता है और इसके क्या उपयोग हैं भाई। तो देखिए बहुमूर्तिदर्शी, नाम ही बहुमूर्तिदर्शी, अर्थात कैलाइडोस्कोप एक दूसरे से किसी कोण पर रखे दर्पणों के द्वारा किसी बिंब के अनेक प्रतिबिंब बनाता है। विभिन्न कोणों पर इसमें दर्पण रखे हुए होते हैं जो एक ही वस्तु के अनेक प्रतिबिंब बना देता है। इसका उपयोग डिजाइनर करते हैं। तो डिजाइन बनाने वाले तथा कलाकार लोग कैलाइडोस्कोप का उपयोग दीवारों वाले कागजों, जेवरों तथा वस्त्रों के डिजाइनों के नए नए पैटर्न की खोज करने में इसका प्रयोग करते हैं। आप इसको पढ़ लेना। अब आ जाइए 23वां प्रश्न। 23वें प्रश्न में पहला जो आएगा वो सड़क सुरक्षा से संबंधित प्रश्न आएगा जो 4 नंबर का होगा भाई। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, सड़क पर चलते समय कौन से 2 सुरक्षा नियम हमेशा याद रखने चाहिए भाई। सड़क पर चलते समय हमेशा भाई बाईं तरफ चलें, ईयरफोन का या मोबाइल का प्रयोग ना करें। ज्यादातर दुर्घटना ये होती है कान में ईयरफोन लगा हुआ है, पीछे से कोई वाहन आ रहा है आप सुनेंगे ही नहीं, या आगे से आ रहा है आप उसकी आवाज या हॉर्न को नहीं सुनेंगे, वो आपको हिट करके चला जाएगा। ठीक है, तो सड़क पर चलते समय हमेशा बाईं तरफ चलें, ईयरफोन का प्रयोग नहीं करें, चलते वाहन में लटक कर या छत पर बैठकर यात्रा कभी नहीं करें। भीड़ के कारण, अति जनसंख्या के कारण कहीं आप जा रहे हैं उसमें जगह नहीं है, आप या तो लटक कर यात्रा कर रहे हैं या उसकी छत पर बैठकर यात्रा कर रहे हैं, ऐसा जीवन को खतरे में डालने के बराबर है, ऐसा कभी नहीं करें। तीसरा, रात्रि में हल्के रंग के कपड़े पहने, क्योंकि जो गहरे रंग के कपड़े हैं वो प्रकाश की किरणों को अवशोषित करते हैं, उनसे प्रकाश की किरणें रिफ्लेक्ट नहीं होती, तो उन कपड़ों में व्यक्ति दूर से दिखाई नहीं देता, नजदीक से भी दिखाई नहीं देता, इसलिए दुर्घटनाएं हो जाती हैं। दूसरा अगला है, सड़क पर सुरक्षा के लिए सभी सड़कों पर संकेतों का पालन करना चाहिए। जगह जगह कि बाएं मुड़ना है, दाएं मुड़ना है, जगह जगह लगभग 40 प्रकार के संकेत, ये भी प्रश्न पूछ सकता है कितने सुरक्षा संकेत हैं, 40 प्रकार के संकेत सड़क पर लगे होते हैं, उनका भी पालन करना चाहिए। सड़क पर जब पार करें, जेब्रा क्रॉसिंग बनी होती है वहीं से सड़क को पार करें, जेब्रा क्रॉसिंग से अनावश्यक दौड़ कर ना करें। ठीक है, अब इसमें दूसरा रख दिया है मैंने 2 नंबर के लिए 23वें प्रश्न में ही। पहला तो सड़क सुरक्षा से संबंध था, ढंग से समझ लेना। दूसरा है लैंगिक जनन को समझाइए। लैंगिक जनन अभी बताया था। इस क्रिया में नर युग्मक और मादा युग्मक जो विशेष है ना, क्योंकि नर में वृषण होता है, मादा में जनन ग्रंथि का नाम क्या है, अंडाशय होता है, इनमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। इनके संयोग से अर्थात नर और मादा के मिलने से निषेचन की क्रिया होती है। अब निषेचन की क्रिया जब होगी तो मादा का अंडाशय से जो बनता है, अंडा और वृषण से बनता है शुक्राणु, ये दोनों मिलेंगे और शुक्राणु और अंडाशय अंडाणु, शुक्राणु और अंडाणु के संयोग से क्या बनता है, युग्मनज बनता है, जिसको भ्रूण बोलते हैं। सही युग्मनज विकसित होकर भ्रूण बनता है, इसे ही हम लैंगिक जनन कहते हैं। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, लैंगिक जनन कहलाती है। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो जीवों में नर और मादा की सहायता से, जीवों में नर और मादा की सहायता से संतान उत्पन्न करने की क्रिया लैंगिक जनन कहलाती है। और इसी में 2 नंबर का मैंने रखा है मानव में कर्ण का चित्र। इस कर्ण के चित्र को अर्थात कान के चित्र को भाई आपकी किताब में दिया गया है, ध्वनि वाले पाठ में याद कर लेना। आए तो फिर मत कहना साहब हमने याद नहीं किया था, मैंने आपको चेता दिया है। ठीक है, कान का चित्र ध्वनि वाले पाठ में दिया गया है। सही, चलते हैं। अब भाई 23वां चूंकि 8 नंबर का प्रश्न आएगा तो अथवा भी आपको मिलेगा। हो सकता है ऊपर वाला प्रश्न ना हो, नीचे वाले प्रश्न को कर दीजिए। वही पहला प्रश्न तो वही 4 नंबर का आएगा, सड़क सुरक्षा से संबंधित। कि सड़क सुरक्षा मैंने वैसे ही लिख दिए बिना प्रश्न बनाए, कैसा भी प्रश्न आए इनको लिख देना, ये 4-5 जो मैंने लिखे हैं चलेंगे सब में। कुछ नहीं समझ में आया तो इनको लिख देना। क्या कि सड़क सुरक्षा नियम और कानून कहते हैं, हमारे देश में कानून है भाई चलने का भी सड़क पर, कि गाड़ी चलाते समय कभी भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें, बाईं तरफ चलें, दाईं तरफ से ओवरटेक करें। गाड़ी से अगर बाहर
आगे निकलना है तो दाईं तरफ से ओवरटेक करें, चलें बाईं तरफ, शराब का प्रयोग ना करें, मोबाइल फोन का प्रयोग ना करें, ठीक है। ईयरफोन और मोबाइल एक ही बात है। सीट बेल्ट और हेलमेट पहने, अगर गाड़ी चला रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाएं, मोटरसाइकिल या स्कूटी चला रहे हैं तो हेलमेट पहने भाई, क्योंकि ज्यादातर जो मौतें हैं वो हेड इंजरी के कारण, सिर पे चोट लगने के कारण, आपका हाथ पैर टूट गया, आपके बन जाएगा यार, आप तो बिल्कुल रिपेयर कर देते हैं, ठीक है, लेकिन सिर फट गया, हेड इंजरी होगी तो आपको कोई नहीं बचा पाएगा। फुटपाथों पर संभल कर चलें और जेब्रा क्रॉसिंग, देखिए सड़क जैसे ऐसी होती है, तो जैसे ये सड़क है, ये सड़क का एक किनारा है, ये दूसरा किनारा है, तो वहां कहीं आपको इस तरह की 3-4 लाइन लिखी होती हैं, इन पर ही पार करना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग के द्वारा ही पार करना चाहिए, ठीक है भाई। गति की सीमा जगह जगह लिखी रहती है कि 100 किलोमीटर अधिकतम सीमा, कहीं 180 किलोमीटर, तो निर्धारित गति सीमा का पालन करें, उससे ज्यादा गाड़ी या मोटरसाइकिल ना भगाएं, कभी भी शराब पीकर वाहन ना चलाएं, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, आपने पढ़ा है ना। तो ये नियम है, जो कोई भी प्रश्न आ जाए आप तो लिख देना बस यार, इनको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब इसमें मैंने ध्वनि वाले चैप्टर से एक जो प्रश्न रखा है, ध्यान से सुनना। श्रव्य अश्रव्य, श्रव्य का मतलब ऐसी ध्वनियां जो सुनी जा सके हमारे कान के द्वारा, वो श्रव्य ध्वनियां हैं। अश्रव्य जिनको ना सुन सकें, और पराश्रव्य ध्वनि क्या होती है, इनकी परास क्या होती है, लिखिए। ये 4 में भी आ सकता है, 2 में भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है यार, ढंग से पढ़ लेना इनको, मैंने लिख दिया है। तो श्रव्य ध्वनि कौन सी है? ऐसी ध्वनि जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से, आवृत्ति को किस में नापते हैं? हर्ट्ज में। ये भी आ सकता है न्यू टाइप में। आवृत्ति को, ध्वनि की तीव्रता किस में नापी जाती है? हर्ट्ज में। तो ऐसी ध्वनियां जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज, किलो का मतलब 10 की घाती, मतलब 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के मध्य हो तो वे श्रव्य ध्वनि कहलाती। ध्यान रखिए, या तो आप लिख देना 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज, और अगर 20,000 ना लिखना चाहें, 1000 को हटा दीजिए, 20 किलो हर्ट्ज, ध्यान रखना एक ही बात है। तो ऐसी ध्वनियां जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक हो, वे हमारे कान के द्वारा सुनी जा सकती हैं, इसलिए उनको श्रव्य, सुनने योग्य ध्वनियां कहा जाता है भाई, ठीक है। और अश्रव्य ध्वनि कौन सी है? ऐसी ध्वनि जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से भी कम होती है, वे हमारे कान द्वारा नहीं सुनी जा सकती, वो अश्रव्य ध्वनि कहलाती हैं। इसे हम सामान्य कानों से नहीं सुन सकते, ठीक है भाई। पराश्रव्य ध्वनि, अल्ट्रासाउंड, जिसका उपयोग कहां करते हैं हम? अपने पेट सोनोग्राफी और स्कैन कराने के लिए करते हैं। तो वे ध्वनियां, ये दुनिया नहीं है भाई, वे ध्वनियां बोलकर जब लिखते हैं तो कुछ का कुछ लिख जाता है। तो वे ध्वनियां जिनकी आवृत्ति 20 किलोवाट से भी अधिक होती है, 20 किलो हर्ट्ज है, 20 किलो हर्ट्ज है भाई, वाट नहीं है ये, 20 किलो हर्ट्ज से भी अधिक होती है, पराश्रव्य ध्वनि कहलाती है। तो ऐसी आवृत्ति ऐसी ध्वनि, ऐसी साउंड्स वेव जिनकी जो आवृत्ति है वो 20 किलो हर्ट्ज से भी ज्यादा हो, पराश्रव्य ध्वनियां कहलाती हैं। ये हमारे कानों के लिए नुकसानदेह साबित होती हैं, ठीक है भाई। इसी में मैंने थर्ड प्रश्न रख दिया है कि एक दोलक 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है, उसकी आवृत्ति और आवर्तकाल। आवर्तकाल किसको बोलते हैं? टाइम पीरियड, जिसको किससे व्यक्त करते हैं? टी। आवर्तकाल, आवर्तकाल किसको? देखिए इसमें ये प्रश्न भी पूछ सकता था कि आवर्तकाल किसे कहते हैं? एक कंपन में लगा समय, एक कंपन में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। एक कंपन में लगा समय, ठीक है भाई, आवर्तकाल कहलाता है। और एक और है आवृत्ति। आवृत्ति क्या है? 1 सेकंड में कंपनों की संख्या। आवृत्ति किसको बोलते हैं? 1 सेकंड में कंपनों की संख्या को क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं। और इसको व्यक्त करते हैं एन से या एफ से, कुछ भी व्यक्त कीजिए। और एन और एफ या एक भी बात है भाई, तो ये एक दूसरे के व्यतिक्रम होते हैं। अर्थात अब देखिए यहां
40 सेकंड में 40 बार दोलन करता है। तो आवर्तकाल क्या होगा भाई? आवर्तकाल कैसे निकालेंगे? आवर्तकाल को व्यक्त करते हैं टी से। कैसे निकालेंगे? एक कंपन में लगा समय 40, एक कंपन में लगा समय, तो कैसे निकालेंगे भाई बताइए? कि 40 कंपनों में लग रहा है 4 सेकंड, ठीक है, 40 कंपनों में लग रहा है 4 सेकंड, तो एक कंपन में लगेगा 4/40 अर्थात 1/10 सेकंड, या कहें 0.1 सेकंड। ये आवर्तकाल हो गया। और आवृत्ति क्या होती है भाई? 1 सेकंड में कंपनों की संख्या, ठीक है। अब 1 से 4 सेकंड में कितने हो रहे हैं? 40, तो 1 सेकंड में कितने होंगे? 40/4 अर्थात 10 कंपन प्रति सेकंड, अर्थात 1 सेकंड में कितने कंपन हो रहे हैं? 10, तो 4 में 40, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि आवर्तकाल और आवृत्ति एक दूसरे के उल्टे होते हैं, अर्थात n का मान निकालूं तो 1/t कर दीजिए, और t का मान करूं तो 1/n कर दीजिए, ठीक है। तो अगर जैसे आवृत्ति 10 दी गई है तो आवर्तकाल कैसे निकालेंगे? 1/10 कर दीजिए, 0.1 आ जाएगा। समझ में आ गई? अब चलते हैं, नहीं आई हो तो कॉल कर लेना। 24वां प्रश्न देखिए कि लिंग हार्मोन क्या है, इनका नामकरण इस प्रकार क्यों किया गया है, उनके कार्य बताइए। तो देखिए लिंग हार्मोन किसको बोलते हैं भाई? देखिए हार्मोन ग्रंथियां निकालती हैं, ठीक है। हमारे शरीर में अनेकों प्रकार की ग्रंथियां हैं जो तरह तरह के हार्मोन निकालती हैं, जो तुरंत प्रभाव दिखाती हैं। जैसे आपने कहीं कोई खतरा देखा, एड्रेनलिन हार्मोन निकालेगा, आपका चेहरे का रंग लाल हो जाएगा, है ना, आपको में शरीर में परिवर्तन आ जाएंगे। लेकिन कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो एक विशेष उम्र प्राप्त करने के बाद ही सक्रिय होते हैं, उनको लिंग हार्मोन बोलते हैं। जैसे पुरुष में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, पुरुषों में कौन सा निकलता है? वृषण से टेस्टोस्टेरोन, जिससे एक निश्चित उम्र जैसे 16 से 18 वर्ष की उम्र में द्वितीय लैंगिक लक्षण उत्पन्न होते हैं, जैसे पुरुष की आवाज का भारी हो जाना, शरीर पर मतलब मुंह पर दाढ़ी मूछों का आना, बालों का उत्पन्न होना, गुप्तांगों का विकास होना, गुप्तांगों पर बाल आना, ये सब क्या है भाई? उसके द्वितीय लैंगिक लक्षण होते हैं। इसी प्रकार से महिलाओं में एक निश्चित उम्र के बाद 16 से 18 के बीच एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है, ठीक है। और इस हार्मोन के निकलने के बाद उनकी आवाज बारीक हो जाती है, स्तनों का विकास हो जाता है, रजो ना वो बोलते हैं ना मेंस्ट्रुएशन साइकिल या पीरियड का आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये सब हार्मोन क्या कहलाते हैं? लिंग हार्मोन कहलाते हैं। यही मैंने सारी बात यहां लिख दी है, आप इनको पढ़ लेना। और मैंने देखिए लिख दिया जो बताया था कि पुरुषों में वृषण टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करता है। यह हार्मोन प्राथमिक और गौण लैंगिक लक्षण के विकास और रक्षण में शुक्राणुओं के उत्पादन में मदद करता है। और कौन कौन से आवाज का भारी होना और वो सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आवाज का भारी होना, मूंछों का आना, शरीर पर बालों का उगना, ठीक है, और जो गुप्तांग होते हैं उनका विकास होना और उन पर बालों का आना, ये भी है ना। इसी तरह स्त्रियों में अंडाशय प्राथमिक और गौण लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। तो महिलाओं में कौन सा हार्मोन निकलता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों लिख दिए, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। जबकि वृषण से पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। ये भी अलग से पूछ सकता है, आप ध्यान रखना। इसी में ये 4 नंबर के लिए और 2 नंबर के लिए क्या है? एडम्स एप्पल पर टिप्पणी लिखवा रहा है। एडम्स एप्पल गले के सामने की ओर, ये गला है ना, ये जो कौवा सा आपको दिख रहा है, ये इस पर उभरा हुआ भाग एडम्स एप्पल या कंठमणि जिसको बोलते हैं, ये लड़कों में युवावस्था के समय स्वरयंत्र अथवा लेरिंक्स जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में LARYNX वृद्धि का प्रारंभ होता है तथा स्वरयंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है, जिससे लड़कों की आवाज कर्कश या भारी हो जाती है, ठीक है। एडम्स एप्पल कहलाता है। गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए ये मैंने यहां लिख दिया है, आप पढ़ लेना स्क्रीनशॉट लेकर, मैं सीधे सीधे समझाता हूं।
कि महिला हो या पुरुष हो, उनमें टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, अर्थात महिला या पुरुषों में 23 जोड़े, 46 टोटल। देखिए ये पुरुष है और ये महिला है, आप समझना ध्यान से, ये क्या है, महिला है। इन दोनों में कितने कितने, 46, इनमें 44 गुणसूत्र दोनों में समान होते हैं, अर्थात पुरुष हो चाहे महिला, 44 तो दोनों में समान होते हैं। इसमें भी 44 और इसमें भी। इनको बोलते हैं ऑटोसोम्स। अब दो अलग अलग होते हैं जिनको लिंग गुणसूत्र बोलते हैं। पुरुषों में होता है XY, देखिए 44 और 2 46 हो गए, और महिला में होता है 44 प्लस XX, इसके भी 46 हो गए। अब दोनों का हुआ मिलन भाई, ठीक है। तो पहले क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन, अर्थात पुरुष के जो लिंग गुणसूत्र हैं वो दो भागों में बढ़ जाएंगे, 22 प्लस X और 22 प्लस Y, ठीक है भाई। पुरुष के दो भाग बन गए, 44 का आधा 22, एक तरफ X आ गया, एक तरफ Y आ गया। महिलाओं में भी अर्धसूत्री विभाजन होगा, 22 प्लस X, और इसमें दोनों X हैं तो 22 प्लस X। अब इनका मिलन हुआ, मिलने के बाद यदि ये गुणसूत्र इस गुणसूत्र से मिल जाए, इससे मिल जाए, तो क्या बनेगा, 22 प्लस 44 प्लस X, क्योंकि यहां भी X है, यहां भी X है, तो क्या उत्पन्न होगी, लड़की, महिला उत्पन्न हुई भाई। और अगर ये गुणसूत्र इससे मिल जाए तो क्या बनेगा, 44 प्लस X और Y, तो क्या पैदा हुआ, लड़का पैदा हुआ। इसका मतलब लड़का या लड़की का पैदा होना महिला पर निर्भर नहीं करता है, उसके पास तो दोनों ही XX गुणसूत्र हैं, पुरुष पर ही X और Y गुणसूत्र होते हैं। इसलिए लड़की पैदा होने के लिए जो पूर्व काल में महिलाओं को दोषी माना जाता था, उन पर अत्याचार किया जाता था, ऐसा नहीं है, विज्ञान ने इसको खोज के निकाल दिया है। तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है, पुरुष और केवल पुरुष, ठीक है। यही बात मैंने जो जहां मैंने ग्राफ के द्वारा समझाई है, ये मैंने यहां लिख दिया है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लेना, ठीक है भाई। स्क्रीनशॉट लीजिए, पढ़ लीजिए, या वीडियो को पॉज कीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक। अब मैं अथवा वाले प्रश्न पर चलता हूं। इसमें मानव में अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम और उनकी स्थिति का नामांकित चित्र बनाना है। तो देखिए मैंने एक उदाहरण लेकर यह चित्र बना दिया है। यहां देखिए आपको मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियों का अंकन करना है। सबसे पहले पीयूष ग्रंथि जो मस्तिष्क के पिछले भाग में होती है, यहां इस जगह पर आप लिख देना पीयूष ग्रंथि, ठीक है। गला, ये जो गले का भाग है इस पर थायराइड ग्रंथि होती है। कौन सी, थायराइड अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, और इसी के बगल में होती है पैराथायराइड। इसके अलावा यहां एक ग्रंथि और होती है जिसको थाइमस बोलते हैं, थाइमस ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है। ये अग्नाशय ग्रंथि है और ये अधिवृक्क ग्रंथि है। ये जो है ये अधिवृक्क ग्रंथि है जिसको एड्रिनलिन, ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि भी बोलते हैं। अब अगर पुरुष है तो उसमें वृषण होंगे, ये दो टेस्टिकल्स बोलते हैं, और महिला है तो उसमें अंडाशय होगा, ठीक है। अब इनके नाम आप लिख ही देंगे। पीयूष, भाई अंतःस्रावी ग्रंथियों का नाम कैसे लिखेंगे, नंबर 1 पीयूष, थाइमस, एड्रिनल, वृषण, अंडाशय, और लिखना चाहें तो पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में होती है, जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है, पीनियल ग्रंथि सबसे छोटी, और सबसे बड़ी कौन सी है, थायराइड होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात कर रहा हूं, अगर केवल ग्रंथि पूछे तो लिवर सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो इनके नाम आप लिख देंगे और इसका वर्णन भी आप, और चाहे तो इनके जैसे थायराइड से कौन सा हार्मोन निकलता है, थायरोक्सिन, थायरोक्सिन, ठीक है, थायरोक्सिन, और जिसमें किसकी मात्रा होती है, आयोडीन, और इसकी कमी से, आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है, गलगंडिया घेंगा। इसी तरह पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, पिट्यूटराइन हार्मोन निकलता है, जिसकी अधिकता होने पर व्यक्ति दानवाकार, कमी होने पर बौना रह जाता है। इसी तरह एड्रिनल ग्रंथि से एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है। कौन सा, एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है, जिसे करो या मरो का हार्मोन भी बोलते हैं।
वृषण अभी बताया था, इससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, जबकि अंडाशय से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है जो द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास करता है भाई। इसके अलावा भी है हाइपोथैलेमस और पीनियल। ये और एक बात तो बता देता हूं, पीयूष ग्रंथि सभी और ग्रंथियों पर अपना नियंत्रण रखती है, इसी कारण पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। अगर ऐसा पूछ ले तो आप ऐसे लिख देना। अब इसमें जो दूसरा प्रश्न है, अलैंगिक जनन की परिभाषा और जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियों का वर्णन करना है। 4 का वो रख दिया, 4 का ये आ जाएगा। देखिए लैंगिक जनन मैंने पहले बता ही दिया, अब अलैंगिक जनन, ठीक है। तो इस प्रकार के जनन को जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है अलैंगिक जनन कहते हैं। देखिए लैंगिक जनन में नर का और मादा का अर्थात स्त्री और पुरुष दोनों का होना आवश्यक है। नर से शुक्राणु और मादा के अंडाणु मिलकर भ्रूण का विकास करते हैं, लेकिन अलैंगिक जनन में एक ही व्यक्ति या एक ही जनक संतान उत्पन्न कर देता है, उसमें पुरुष या महिला की को मतलब कोई सा एक ही हो, दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है? अलैंगिक जनन कहलाती है। अलैंगिक प्रजनन में उत्पन्न संतान अपने जनक की तरह प्रजातियां होती हैं, ठीक है, उसमें हुबहू ऐसी उत्पन्न होती हैं। यह आमतौर पर बहुत छोटे प्रकार के जीवों में देखा जाता है। यह प्रक्रिया अलैंगिक जनन की बहुत छोटे जीवों में होती है और इसमें द्वैखंडन, मुकुलन या विखंडन आदि अलैंगिक प्रजनन के उदाहरण है। अलैंगिक प्रजनन के 2 उदाहरण पूछ सकता है, द्वैखंडन, मुकुलन, विखंडन, ठीक है। अब इसमें से मैंने मुकुलन और द्वैखंडन को समझा दिया है। मुकुलन क्या है? इस प्रक्रिया में जीव का एक हिस्सा उभरना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे यह बढ़ता है और एक नए अलग जीव में विकसित हो जाता है, जैसे हाइड्रा और यीस्ट में। रिक्त स्थानों में था ना ये, हाइड्रा और यीस्ट में क्या होता है? मुकुलन होता है, हाइड्रा और यीस्ट में। द्वैखंडन यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन तो आप पढ़ ही रहे हैं, जिसमें एकल कोश का 2 भागों में विभाजित हो जाती है, एक ही कोश का 2 भागों में बढ़ जाती है। द्वैखंडन के माध्यम से प्रजनन करने वाले जीव जीवाणु और अमीबा है। ये 2 उदाहरण है, जीवाणु और अमीबा। तो द्वैखंडन में जीवाणु और अमीबा आते हैं, मुकुलन में हाइड्रा और यीस्ट आते हैं। अलग से उदाहरण भी पूछ सकता है, फिर मत कहना सर लिखाया नहीं था, है ना, यहां तो लिख रहा है। इसलिए एक एक चीज को आपको ध्यान से देखना है और कम से कम आज एक बार वीडियो देखो और एक बार परीक्षा में जाने से पूर्व इसको जरूर देखना, कल भी इस वीडियो को देखना है। 25वां और अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया? नहीं किया तो कर लो यार, इतना तो आप कर ही सकते हो। और हाँ, लाइक और कमेंट कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और अगर मित्रों के साथ, अपने सगी संबंधियों के साथ इसको शेयर भी कर दें, वो और भी अच्छी बात है, एक ठीक है, अच्छे स्टूडेंट की निशानी होगी। चलते हैं प्रश्न पर। तो सबसे पहले आपको नियमित परावर्तन और विसरित है भाई, ये विसर्जित लिख जाता है, विसरित परावर्तन में अंतर लिखना है। तो देखिए पहले सुन लीजिए, मैं फिर लिख दूंगा इसको, ठीक है। नियमित, जब देखिए जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर आपतित होती है और टकराकर लौट जाती है, तो यह घटना कहलाती है नियमित परावर्तन, ठीक है भाई। लेकिन जब प्रकाश की किरण किसी खुरदुरे पृष्ठ पर जिसमें उभार हो उस पर आती है, तो उसको बोलते हैं विसरित परावर्तन। विसरित का मतलब वो फैल जाती है। देखिए मैं अभी एक चित्र बना के बताता हूं, फिर उसमें लिख दूंगा, आप चिंता मत करें, पहले समझिए, आप समझने का प्रयास करें। देखिए जैसे ये कोई एक सतह मैंने बनाई, ठीक भाई, और इसमें ये मान लीजिए कोई पृष्ठता जैसे कांच ही है, समतल कांच है और इसकी ये सतह पॉलिश है। ध्यान रखना भाई, पॉलिश नहीं होगी तो किरण आर पार निकल जाएगी, पॉलिश करने से अब किरण नीचे की ओर नहीं निकलेगी। अब एक देखिए कोई प्रकाश किरण इस तरह से मान लीजिए आई है भाई, इस दर्पण पर, समतल दर्पण पर इस तरह से प्रकाश किरण आई, इस जगह पर टकराई, इस जगह पर, और टकराने के बाद इस तरह से निकल गई, ठीक है भाई। तो ये यहां से निकल गई, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन, क्योंकि इसके समांतर कोई दूसरी किरण भी आ सकती है। ये देखिए ये सही नहीं है, समांतर रेखा नहीं बनी,
ये भी, ये किरण भी आई तो ये इस तरह से निकल जाएगी। ठीक है, अगर कोई और किरण आ रही है तो ये ऐसे निकल जाएगी। तो ये क्या कहलाएगा? नियमित परावर्तन है। नियमित परावर्तन, जितने कोण से आती है, ये निकल गई, ये निकल गई, इधर को निकल गई, ये सब आपतित किरणें हैं। ये क्या कहलाती हैं? आपतित किरणें हैं। और ये कैसी हैं? परावर्तित किरणें। ठीक है भाई, तो ये कौन सा है? नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन की घटना है। ठीक है, अब अगर सतह, अब मैं, चलिए कलर बहुत देर हो गई यार, बदल लेता हूं। अब अगर मान लो सतह चिकनी ना होकर, इसमें तो समतल और चिकनी है, लेकिन ऐसी सतह हो, खुरदुरी हो, इस तरह की हो, मान लीजिए ऐसी हो, उभार हो जिसमें, तब परावर्तन कैसे होगा? मान लीजिए कोई किरणें इस तरह से आई तो ये ज्यादा कोण से निकल गई। मान लीजिए कोई किरण इस जगह पे आई तो वो हो सकता है यूं निकल जाए। अरे रे 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 भाई, ऐसे मत निकलो, ये तो नाराज हो गई भाई। ये किरण कोई मान लीजिए ऐसे आई और ऐसे निकल गई। ठीक है, और कोई किरण यहां आई, वो ऐसे निकल गई। तो अब देखिए, इन किरणों में और इन किरणों, इस परावर्तन और इस परावर्तन में अंतर देखिए। यहां तो देखिए, ये आने वाली किरणें भी समांतर हैं और जाने वाली और परावर्तित किरणें भी समांतर हैं। चित्र को ध्यान से देखिए, यहां आने वाली किरणें तो समांतर हैं, लेकिन जाने वाली किरणें समांतर नहीं है। ठीक है, ये विसरित परावर्तन का उदाहरण है, चित्र है विसरित परावर्तन। ठीक है भाई, तो अब इसका मैंने लिख रखा है, चलिए मैं लिखी हुई चीज को और यहां आपके लिए ले आता हूं भाई, पढ़ लीजिए आप। नियमित परावर्तन और ये विसरित परावर्तन। देखिए, यह प्रकाश की चिकनी सतह पर आपतित होने से, ठीक है, ये बता ही दिया मैंने। और विसरित परावर्तन खुरदुरी सतह पर आपतित होने से होता है। ठीक, दूसरा, परावर्तन के पश्चात सभी किरणें एक विशेष दिशा में परावर्तित होती हैं, लेकिन विसरित परावर्तन में परावर्तित किरणें अनियमित रूप से अनेक दिशाओं में जाती हैं। कोई किधर जा रही है, कोई किधर जा रही है, जबकि नियमित परावर्तन में एक निश्चित दिशा में जाएंगी, एक निश्चित दूरी बनाते हुए। समतल दर्पण से परावर्तन इसका एक उदाहरण है, मैंने बताया था समतल दर्पण से। जबकि सड़क पर, अगर कोई सड़क है उससे अगर कोई परावर्तन हो तो वो विसरित परावर्तन, क्योंकि सड़क की सतह इतनी समतल नहीं होती जितनी की कांच है। समतल दर्पण है। आगे देखिए, समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब, देखिए रट लेना इसको। दूसरा, कि समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? आभासी होता है। मैंने पहले ही बताया था, वास्तव में नहीं बनता। कैसा होता है? आभासी होता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है। और दर्पण से उतनी दूरी पर बनता है जितनी की दर्पण से वस्तु है। दर्पण से दूरी वस्तु के बराबर होती है, मतलब जितनी दूर वस्तु के बराबर होती है। किसकी? प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब की बात कर रहा हूं। ठीक है, अगला देखिए, परावर्तन के नियम लिखना है। परावर्तन के नियम, देखिए मैं इसको ढंग से समझा देता हूं। परावर्तन के नियम मैं आपको बताऊं तो उसके लिए फिर मैं दोबारा से चित्र पर जाऊंगा भाई। मान लीजिए ये एक समतल दर्पण है भाई, ये समतल दर्पण हुआ। ठीक है, और देखिए इस पर एक प्रकाश किरण ये आई, ठीक है, और ये चली गई। अब कितने कोण से आई और कितने कोण से गई, इसके लिए नापने के लिए एक लंब खींचना पड़ता है। ठीक है, उसको बोलते हैं अविलंब। तो ये मैंने खींच दिया यार, गलत है ये तो भाई, टेढ़ा खींच गया, इसको सीधा खींचते हैं। ये भी टेढ़ा है। चलिए, मैं स्केल है हमारे पास, फिर क्यों नहीं खींच रहा मैं। ये आ गया भाई, चलिए ठीक है, और अब इसको हटा दिया। तो देखिए, अब
ये अरे अभी समतल दर्पण कहाँ हुआ है, ये पॉलिश तो कर दूं इस पर, ये समतल दर्पण है, ये पॉलिश कर दी भाई मैंने, ठीक है। ये किरण आने वाली थी, ये कहलाएगी आपतित किरण। इस चित्र को ढंग से याद कर लेना, निश्चित आएगी भाई, फिर मत कहना बताया नहीं था। ये परावर्तित किरण है, ये क्या है, परावर्तित किरण। और ये है अभिलंब, इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब, ठीक है। अब अवलंब और आपतित किरण के बीच का जो ये कोण है, अब मैं चित्र में कलर बदल लेता हूं, ये आपतित किरण है, ये अविलंब है, इनके बीच का जो ये कोण है इसको बोलते हैं आई। आई का मतलब इंसिडेंट एंगल, अर्थात आपतन कोण। ये क्या कहलाएगा, आपतन कोण। और अविलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो ये कोण बना, ये जो कोण बना, इसको व्यक्त करते हैं आर से, रिफ्लेक्शन एंगल, जिसको बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण, ठीक है। अब देखिए परावर्तन के नियम सुनिए। पहला नियम, इस बिंदु को देखिए, मान लीजिए ये अवलंब है एन, और इसको मैं बी बोल दूं, ए बी तो आपतित किरण हुई, ठीक है, और बी सी क्या हुई, परावर्तित किरण, और एन बी क्या है, अवलंब। तो देखिए इस तल पर देखिए, इस बिंदु पर देखिए, तीनों मिल रहे हैं ना, कौन कौन से, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अवलंब, तीनों एक ही जगह मिल रहे हैं, एक ही तल बी में मिल रहे हैं। तो पहला नियम, तो पहला नियम क्या हुआ भाई, कि आपतित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, पहला नियम। और एक बात और ध्यान रखना, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। आप बार बार बदल के इसको प्रयोग द्वारा सिद्ध कर सकते हैं कि आपतन कोण हमेशा किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के। ये परावर्तन के दो नियम है भाई, ये रट लेना इनको, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर के होता है। ये चित्र और ये आपको रटना है, रुट्टा मारना है। अब अथवा वाला बात आ जाइए, इसी में अंतिम प्रश्न का जो अथवा था, अथवा मैं बता देता हूं, उसका उत्तर भी बाद में बताऊंगा। ब्रेल पद्धति क्या है समझाना है। आ गया ना समझ में, आ गया है। सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सुविधाजनक दूरी कितनी है, आपको पता है हमारे नेत्र की एक विशेषता है कि हमारे नेत्र से जो कोई वस्तु यदि 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो वो सबसे ज्यादा अच्छी दिखाई देती है। तो सुविधाजनक दूरी क्या है, 25 सेंटीमीटर। ये स्वस्थ आंख के लिए, लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जिसकी उम्र ज्यादा है, जो निश्चित दूरी है या न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर के बजाय 1 मीटर भी हो सकता है, 100 सेंटीमीटर भी हो सकता है। और लास्ट है कॉर्निया और रेटिना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो देखिए ब्रेल पद्धति क्या है, मैंने आंसर लिख दिया है कि ब्रेल उभरे हुए बिंदुओं की एक ऐसी प्रणाली है जिसे अंधे या कम दृष्टि वाले लोग उंगलियों से स्पर्श करके पढ़ सकते हैं। शिक्षक, माता पिता और अन्य लोग जो दृष्टिबाधित नहीं है, वे आमतौर पर अपनी आंखों से ब्रेल लिपि पढ़ते हैं। ब्रेल कोई भाषा नहीं है, बल्कि यह एक कोड है जिसके द्वारा कई भाषाएं जैसे अंग्रेजी, स्पेनिश, अरबी, चीनी और दर्जनों अन्य भाषाएं लिखी जा सकती हैं। ब्रेल का उपयोग दुनिया भर में हजारों लोग अपनी मूल भाषाओं में किया जाता है और सभी के लिए साक्षरता का ये साधन प्रदान करता है। मतलब जो दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं, जिनकी दृष्टि सही नहीं है, अंधे हैं या कम दिखाई देता है, उनके लिए उभरे हुए अक्षरों पर आप उंगलियों से टटोल कर, ठीक है, उन चिन्हों के माध्यम से, उन अक्षरों के माध्यम से उनको महसूस करके आप ब्रेल लिपि में पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब ये मैंने बता ही दिया कि मनुष्य की सामान्य नेत्र के लिए, स्वस्थ व्यक्ति के लिए सुविधाजनक दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर है, जिसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। ठीक है, 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर हमें, देखिए एक निश्चित है, आप वस्तु को अपनी आंखों के पास लेकर आइए, उसके बाद वो सही ढंग से नहीं दिखती है। 25 सेंटीमीटर पर आपको सबसे अच्छी दिखती है। ठीक है, और दूर तक तो अनंत तक आंखें देख सकती हैं। अगर कैसी है,
आपको स्वस्थ आंख है। तो अब बात है कॉर्निया और रेटिना। इसमें आपके आंख का चित्र भी बनाने के लिए आ सकता है। कॉर्निया आंख का एक पारदर्शी हिस्सा है जो आंख के अगले हिस्से को ढकता है। ये पुतली जानते हैं, आंख के केंद्र में खुला भाग, और आइरिस अर्थात आंख का जो रंगीन भाग है, आपका जो बीच में जिसको तारा बोलते हैं, ठीक है, तथा पूर्व काल कक्ष जिसके अंदर तरल पदार्थ भरा हुआ होता है को कवर करता है। कॉर्निया का मुख्य कार्य प्रकाश को अपवर्तित करना या मोड़ना है। ठीक है भाई। रेटिना क्या है? रेटिना आपकी आंखों में प्रवेश करने वाली रोशनी और आपके द्वारा देखी जाने वाली छवियों के बीच एक महत्वपूर्ण पुल है। आपके रेटिना में विशेष कोशिकाएं प्रकाश पर प्रतिक्रिया करती हैं और आपके मस्तिष्क को संकेत भेजती हैं जिससे आप अपने आसपास की दुनिया को देख सकते हैं। तो देखिए, इसी के साथ प्रश्न हुए समाप्त। आपके 25 ही प्रश्न आने। मैंने पूरा प्रयास किया है कि सभी जो है आपके प्रश्न ढंग से कवर हो जाएं। इसके अलावा समय बचता है, आप अन्य प्रश्नों का अध्ययन भी कर लेना। और हाँ, इसको कम से कम 2 बार वीडियो को देखना है, समझना है, मनन करना है, और आप परीक्षाओं में या आगामी परीक्षाओं में ढंग से नंबर प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वीडियो को मैं करता हूं यही समाप्त। और अगला जो सामाजिक ज्ञान का पेपर आपका होने वाला है, तब तक के लिए आप इसी तरह अध्ययन करते रहिए। धन्यवाद।